हेलो। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। आप सब जो महान वीर सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ गए हैं, उनको मेरा नमन। मैं नाम लूँगा तो लिस्ट लंबी हो जाएगी। आप बहुत सारे हैं जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, तो आप सबको पुनः सुप्रभातम। आपका आज का दिन बहुत अच्छा बीते और आप इतनी मेहनत करें कि शाम को आप जब सोएं तो आप संतुष्ट हो अपनी मेहनत को लेकर। आप में से 2-3 लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है मुझसे कि ये जो मैटर पढ़ाया गया क्विक रिवीजन वाला, जिसमें आज हम प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक हैं उनका क्विक रिवीजन करेंगे, तो इसके बाद ये पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। पीपीटी का तात्पर्य स्लाइड चलेगी एक के बाद एक, और इनके बाद आप में से कईयों ने ये पूछा है कि इन स्लाइड्स की ये जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी। देखिए, क्लास होने के बाद घंटे 2 घंटे बाद या जब भी टाइम मिलता है टेक्निकल टीम को, वो इसको 2 जगह डालती है पीडीएफ को। आप में से अधिकांश जानते होंगे, टेलीग्राम चैनल आप चलाते भी होंगे। जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप, इनको सबको जानते हैं। तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर 2 चैनल हैं जहाँ से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एक है कलाम अकेडमी का चैनल। कलाम अकेडमी जैसे सर्च करेंगे आपको वहाँ एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको ये उपलब्ध हो जाती है। और दूसरा टेलीग्राम चैनल है वो पॉलिटिकल साइंस विद डॉक्टर बेनीवाल के नाम से है। पॉलिटिकल पूरा लिखना है, SCI के बाद डॉट लगाना है, उसके बाद विद लिखना है और डॉक्टर बेनीवाल लिखना है। तो पॉलिटिकल साइंस विद डॉक्टर बेनीवाल, इसके ऊपर भी आप जाके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ भी आपको आगामी जो भी लाइव कक्षाएं हैं उनके बारे में सूचनाएं मिल जाएगी। जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं वो मिल जाएगी। कभी कभी जो नोट्स पीडीएफ वगैरह डाले जाते हैं वो मिल जाएंगी, और आज वाली पीडीएफ मिल जाएगी। और कल काय की क्लास होगी या क्या होगा कल, इस मुद्दे की जानकारी भी इन चैनल्स के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो आप दोनों में से आप दोनों ज्वाइन कर लें, एक ज्वाइन कर लें जो आपकी इच्छा है। तो आज मैं आपसे जो चर्चा की शुरुआत करूंगा वो प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, इनके ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा। क्विक रिवीजन करेंगे आज हम इन प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों का। शुरुआत कौटिल्य से करेंगे। कौटिल्य, तक्षशिला जो कि आजकल भारत में नहीं है, उस विश्वविद्यालय में कूटनीति के आचार्य थे। कौटिल्य, जिनको हम 2 नामों से और जानते हैं। कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं और इनको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, उनके गुरु हैं ये यथार्थवादी विचारक है। यथार्थवादी विचारक वो होता है जो शक्ति को, संघर्ष को, विस्तार को, विवर्धन को और राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देता है, उसको यथार्थवादी विचारक बोलते हैं। नेहरू जी ये कहते हैं अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि कौटिल्य है वो भारत के मैकियावली है। जैसा यथार्थवादी और व्यवहारिक विचारक मैकियावली था इटली का जो था, और वैसे ही यथार्थवादी विचारक हैं वो है कौटिल्य। दोनों में काफी सारी समानताएं हैं, लेकिन मैं आपको कहूं थोड़ा सा इसको उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि कौटिल्य भारत का मैकियावली नहीं है, बल्कि मैकियावली इटली का कौटिल्य है। हम ये कह सकते हैं कौटिल्य 1000 गुना श्रेष्ठ है मैकियावली से। मैकियावली ने सिर्फ सौपन देखा राष्ट्र राज्य बनाने का, और कौटिल्य ने तो वो राष्ट्र
राज्य बना के दिखा दिया चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में। तो ये सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित रह गया मैकियावली, जबकि कौटिल्य ने उसी सिद्धांतों को व्यवहार में भी डाल के दिखा दिया, व्यवहार में डाल दिया उनको। शिवशंकर मेनन जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं, वो कहते हैं कि राष्ट्रवादी चेतना का निर्माता है कौटिल्य। जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और रुद्रपट्टनम शास्त्री ने जब कौटिल्य की लिखी हुई अर्थशास्त्र की पांडुलिपियां मिली और उसके बाद चाणक्य का यानी कौटिल्य का एक नया स्वरूप सामने आया, तो अब हमारे पास गर्व करने लायक एक व्यक्ति था, वो था कौटिल्य। कि सिर्फ पाश्चात्य विचार की महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भारत में भी महान विद्वान पैदा हो चुके हैं। तो इसलिए शिवशंकर मेनन ने कहा कि इन्हें राष्ट्रवादी चेतना का निर्माता था और भारत के स्वतंत्रता सेनानी से उनको प्रेरित किया कौटिल्य ने। और कौटिल्य के लिए हम ये कहते हैं कि इन्होंने नीति शास्त्र की बजाय अर्थशास्त्र की परंपरा का प्रतिपादन किया। नैतिकता और दर्शन से हटाके और धर्म से हटाके, और इन्होंने अर्थशास्त्र यानी राज्य के विज्ञान को ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया। वैसे ही जैसा कि अरस्तु ने किया था, वैसा ही भारत में कौटिल्य ने किया। इन्होंने नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र की बजाय अर्थशास्त्र यानी राजनीति शास्त्र को महत्वपूर्ण विषय बताया। तो ये था कौटिल्य के बारे में कुछ बातें। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जानते हैं। कौटिल्य का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है अर्थशास्त्र। हालांकि चाणक्य नीति के नाम से भी इनकी एक पुस्तक चलती है, लेकिन ये इनकी पुस्तक महत्वपूर्ण है। यहाँ अर्थ का तात्पर्य क्या है? देखिए, आजकल हम अर्थशास्त्र का जो इंग्लिश मीनिंग करते हैं इकोनॉमिक्स, जिसमें हम आर्थिक गतिविधियों की चर्चा करते हैं, ये वो वाला अर्थशास्त्र नहीं है, बल्कि यहाँ अर्थशास्त्र का तात्पर्य है ऐसी भूमि जिसके ऊपर मनुष्य बसे हों। इसका मतलब हम आज भी कहते हैं कि एक राज्य में क्या आता है कि राज्य की भूमि हो और उसके ऊपर लोग रहते हो, फिर वहां एक सरकार हो और उसके संप्रभुता हो। तो कुल मिला के अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है, इसमें आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन नहीं है, बल्कि इसमें जो अध्ययन है वो है लोक प्रशासन का, राजनीति विज्ञान का, कूटनीति का, राज्य संचालन कला है दरअसल इसके अंदर। रुद्रपट्टनम साम शास्त्री ये एक लाइब्रेरियन थे। कर्नाटक की एक लाइब्रेरी है मैसूर रियासत के अंदर। उनके पास ये अर्थशास्त्र की कोई पुरानी पांडुलिपि लेके आया और इन्होंने फिर इसको विभिन्न न्यूज़पेपर्स में इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करके छपाया। तब हमें अर्थशास्त्र का व्यवहारिक और शुद्ध रूप हमारे सामने आया। तो रुद्रपट्टनम साम शास्त्री था जिन्होंने इनका पुनः प्रकटीकरण किया 20वीं शताब्दी में, 1900 और कोई 5-6 के आसपास की बात है ये। और इस अर्थशास्त्र में लोक प्रशासन, राजनीति, शासन कला व कूटनीति के ऊपर लेखन किया गया है। इसमें अष्टादश तीर्थों की चर्चा है। कई बार पूछ लेते हैं कि तीर्थ क्या होते हैं, अर्थशास्त्र में तीर्थ का तात्पर्य क्या होता है। हम तीर्थ का तात्पर्य यही लगाते हैं कि हिंदू धर्म में जो धार्मिक स्थल हैं उनको हम तीर्थ कहते हैं। देखिए कि हरिद्वार का तीर्थ है, या आपका इसका गुजरात में जो तीर्थ हैं उनके बारे में चर्चा करें, उत्तराखंड के जो धार्मिक स्थल हैं उनके तीर्थ की चर्चा करें, केदारनाथ की चर्चा करें। यहाँ वो तीर्थ नहीं है, यहाँ तीर्थ का तात्पर्य है विभागाध्यक्ष, इसलिए मैंने कहा है। तो अष्टादश तीर्थ की चर्चा है अर्थशास्त्र में, 18 विभागों की अलग अलग चर्चाएं हैं इसके अंदर। अर्थशास्त्र में 4 प्रकार की विधाएं यानी ज्ञान की चर्चा है। किसी भी राज्य के संचालन के लिए 4 प्रकार का ज्ञान आवश्यक होता है, और वो है, पहला ज्ञान है आनुवंशिकी। पहला या दूसरा जो भी है इनका अर्थ समझने का ये आता है कि आनुवंशिकी होता क्या, या ज्ञान का ये मिलान करना आता है। तो आनुवंशिकी में दर्शन व तर्क का ज्ञान आता है कि आप दर्शन के बारे में, और तर्क, लॉजिक और फिलोसॉफी आती है इसके तहत। और ये जो है ये सब विद्याओं में सबसे सर्वोच्च ज्ञान है। इसको सभी विद्याओं का प्रकाश स्तंभ कहा गया है। हो सकता है ये क्वेश्चन सीधा ही आ जाए कि कौटिल्य ने 4 प्रकार की विधाएं या ज्ञान के प्रकार बताए, उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, प्रकाश स्तंभ कौन सा है, तो आनुवंशिकी है, आनुवंशिकी। और अगर हम यही बात अरस्तु से पूछे तो अरस्तु तो बताता है कि जो प्रैक्सिस है, राजनीति विज्ञान का ज्ञान है, वो ज्यादा सर्वोच्च है। ये कहते हैं ये प्रकाश स्तंभ है, बाकी सबको यही रास्ता दिखाता है।
फिर है त्रयी। त्रयी का तात्पर्य है कि एक राज्य के अंदर धर्म, अधर्म और वेद और वर्ण व्यवस्था है, इसका संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण व्यवस्था हो। वार्ता का तात्पर्य है कि राज्य संचालन के लिए कृषि, व्यापार और अर्थव्यवस्था का ज्ञान जरूरी है। ये तो आधार तत्व है, ये तो रुधिर है पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, इनके बगैर काम नहीं चलता। तो वार्ता में आर्थिक ज्ञान आता है, कृषि, व्यापार और अर्थव्यवस्था का। और अंत में है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो है दंड नीति। दंड नीति का तात्पर्य है कि आप राजनीति और शासन कला का ज्ञान है या नहीं है। ये है श्रेष्ठ ज्ञान जो इन सब के अच्छे संचालन के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी ज्ञान है, और इसी को मास्टर साइंस कहा है अरस्तु ने। तो आनुवंशिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इनके तहत किस चीज का ज्ञान आता है? मैक्स वेबर। थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की। नेहरू जी अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिख रहे हैं कि जो कौटिल्य है वो भारत के मैकियावली हैं, लेकिन मैक्स वेबर जो बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं, जर्मनी के हैं, थे है तो क्या, इस जर्मन समाजशास्त्री ने ये कहा कि अगर आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखेंगे तो इसमें उग्र मैकियावलीवाद पाया जाता है। और इसकी तुलना में तो जो प्रिंस है, द प्रिंस, वो बिल्कुल सीधा साधा है। यानी जितना भारी यथार्थवाद, जितने ज्यादा येन केन प्रकार साम दान दंड भेदों की चर्चा जैसी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है, कूटनीति के संदर्भ में, शक्ति के संदर्भ में, राज्य विस्तार के संदर्भ में, वैसी तो प्रिंस उसके सामने बिल्कुल ही सिंपल है। कि इसका तात्पर्य है कि प्रिंस अर्थशास्त्र के पैर की जूती भी नहीं है, ये कहना है मैक्स वेबर का। हेनरी किसिंजर एक डिप्लोमेट रह चुके हैं अमेरिका के। जब भारत और पाकिस्तान का 1971 का युद्ध हुआ था तो उन्होंने भारत की भारी खिलाफत की थी, और 1980 के दशक में चीन के साथ अमेरिका के संबंधों में जो सुधार हुआ था उसका प्रेरणा स्रोत हेनरी किसिंजर ही है। वो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं, अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी यानी विदेश मंत्री रह चुके हैं, और ये निक्सन के जो कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के, उनके खास सहयोगी थे ये हेनरी किसिंजर। इन्होंने पुस्तक लिखी 2015 में, वर्ल्ड ऑर्डर, विश्व व्यवस्था। उन्होंने ये लिखा कि अर्थशास्त्र शक्ति की आवश्यकता को प्रमुख वास्तविकता बताता है। हेनरी किसिंजर दशक यथार्थवादी विचारकर, कौटिल्य भी यथार्थवादी विचारकर। यथार्थवादी विचारक वो होते हैं जो शक्ति को, संघर्ष को, युद्धों को और विस्तार को आवश्यक मानते हैं। तो अर्थशास्त्र भी शक्ति को महत्वपूर्ण और केंद्रीय तत्व मानता है हेनरी किसिंजर के अनुसार। कौटिल्य और मैकियावली में कोई समानता है क्या? तो कौन कौन ऐसे विचारक हैं जो इसके समर्थक है? तो हम नेहरू जी की हम चर्चा कर ही चुके हैं। ऐसे एक और विचारक है जी.बी. बोटा जी, और ऐसे एक विचारक है ए. हिलेब्रांट। हो सकता है आगे बाकी दसियों विचारक ऐसे और हों, लेकिन अभी 3 विचारकों की हमने चर्चा की है कि नेहरू जी, बोटा जी और हिलेब्रांट है, ये कौटिल्य और मैकियावली में काफी समानताएं देखते हैं। तो क्या वाकई में समानताएं हैं क्या? हाँ, वाकई में। दोनों यथार्थवादी विचारक हैं, दोनों राष्ट्र राज्य का सौपन देखते हैं, राष्ट्र हितों को प्रमुखता देते हैं, युद्ध को प्रमुखता देते हैं, राज्य विस्तार को प्रमुखता देते हैं, और दोनों कहीं भी राजनीति के सिद्धांतों की चर्चा नहीं की अपनी पुस्तकों में, बल्कि दोनों के ही जो पुस्तकें हैं अर्थशास्त्र और द प्रिंस, ये स्टेट क्राफ्ट यानी शासन कला के ऊपर लिखे गए हैं। लेकिन अर्थशास्त्र ज्यादा व्यापक है द प्रिंस की बजाय। अब हम कौटिल्य के विचारों को जानते हैं और राज्य की हम चर्चा करेंगे कि राज्य का स्वरूप कैसा है। तो राज्य का स्वरूप सावयवी है या जैविक है? सावयवी राज्य या जैविक राज्य है वो राज्य होता है जिसको हम एक जीव की तरह मानते हैं कि राज्य एक जीव है और विभिन्न व्यक्ति और उसके विभिन्न संस्थाएं उसके भांति भांति के अंग हैं, और इसीलिए कहते हैं कि एक सप्तांग सिद्धांत चलता है कि एक राज्य एक जीव है तो उसके कितने अंग है? 7 अंगों के मिलने से राज्य बनता है। जैसे विभिन्न अंगों के मिलने से जीव बनता है, वैसे सप्त अंगों के मिलने से
राज्य बनता है तो इसका राज्य सावयवी या जैविक राज्य है। सप्तांग सिद्धांत है राज्य के संदर्भ में। उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत है। ये बहुत ही मजेदार, आप ध्यान रखें। मनु है और ये जो विचारक है यानी कौटिल्य से पहले के विचारक, ये मानते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो देवीय उत्पत्ति है, राज्य ईश्वरीय प्रतिरूप है, ये है। लेकिन कौटिल्य कहते नहीं, ऐसा नहीं है। राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से हुई है। मत्स्य न्याय था, किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं था, बिल्कुल होब्स की प्राकृतिक अवस्था वाली स्थिति थी। और ऐसी स्थिति में लोगों ने राजा खड़ा किया, राज्य खड़ा किया, ताकि उनके जीवन की रक्षा हो सके। और बदले में उन्होंने राज्य को टैक्स देना स्वीकार किया, ताकि राज्य पुलिस और मिलिट्री की, सेना की व्यवस्था कर सके, उनकी जीवन रक्षा कर सके, उनकी आत्मरक्षा में सहयोगी बन सके। तो राज्य के मध्य नहीं, राजा और प्रजा में समझौता हुआ कि राजा प्रजा की रक्षा करेगा और प्रजा बदले में राजा को टैक्स देगी। तो ये सामाजिक समझौता हुआ था। धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कौटिल्य को जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। या कौटिल्य तो यहां तक कहता है कि अगर राज्य के खजाने को आवश्यकता है तो मंदिरों में दिए गए दान को भी राज्य हड़प सकता है। तो यहां राज्य प्रमुख है, धर्म प्रमुख नहीं है। कौटिल्य की नजर में राज्य साध्य है और धर्म उसकी पूर्ति का एक साधन है। और ये राजनीति को प्राथमिकता देता है बजाय कि धर्म के। अब हम चर्चा करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था की, कि देश की, जब हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो ये इसमें प्रशासनिक मुद्दों के ऊपर, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है। तो कई विद्वान तो ये कहते हैं कि लोक प्रशासन के ऊपर लिखा गया भी बहुत अच्छा ग्रंथ है। ये राजनीति का वर्णन है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वर्णन है, लेकिन लोक प्रशासन भी है। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा की है कौटिल्य ने, उसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, कई बार यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके अर्थ आते हैं कि शीताध्यक्ष कौन होता है। देखिए, सीता धरती को बोलते हैं। कहते हैं कि सीता को जब अपनी पवित्रता की परीक्षा देने की बारी आई तो वो बाद में धरती में समा गई थी, तो धरती पुत्री बोलते हैं सीता को। तो सीता अध्यक्ष कौन होता है, जो कृषि संबंधी मामलों का मुखिया होता है किसी भी राज्य में, या कृषि मंत्री है, वो सीता अध्यक्ष होता है। रूप दर्शक कौन होता है, तो जो सिक्कों का निरीक्षक होता है कि सिक्के हैं, ये नकली सिक्के तो नहीं आ गए हैं, सिक्के कैसे डाले जाएं, उनके ऊपर प्रतीक चिन्ह क्या हो, मोहर कैसी हो, वो रूप दर्शक देखता है, सिक्कों का निरीक्षक। समाहर्ता राज्यपाल को बोलते हैं, गवर्नर को बोलते हैं। फिर इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भ्रष्टाचार के रूप पूछे हुए हैं कई बार, कि कितने रूप बताए, कि इसने भ्रष्टाचार के 40 रूप बताए। आज आप कह सकते हैं सैकड़ों रूप है, लेकिन उस समय शुक्र है कि कौटिल्य को 40 ही मिले थे। यानी भ्रष्टाचार आदिकालीन है, सनातन है। अब आ गए हैं न्यायालयों की चर्चा करें। दो प्रकार के न्यायालय हैं। एक है धर्मस्थलीय, जो दीवानी मामलों को देखता है। दीवानी मामले होते हैं सिविल केस जो होते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित जो वाद होते हैं, उनको धर्मस्थलीय न्यायालय कहा गया है अर्थशास्त्र के अंदर। और कंटक शोधक यानी कांटे निकालने वाले, यानी जो फौजदारी मामलों का निर्णय करते हैं, उनको कंटक शोधक न्यायालय कहा गया है। तो कंटक शोधक धर्मस्थलीय है। ये सिविल और जो फौजदारी के न्यायालय हैं, इनके नाम हैं। और देखते हैं आगे। अब हम राज्य के संदर्भ में जो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है कि 7 अंगों के मिलने से राज्य बनता है। आज तो हम कहते हैं कि राज्य 4 अंगों के 4 चीजों के मिलने से बनता है। 4 तत्व होते हैं राज्य के अंदर। राज्य में आती है भूमि, जनता, सरकार और संप्रभुता। कौटिल्य कहता है कि नहीं, 7 अंग होंगे। पहला अंग होता है स्वामी। स्वामी को सिर कहा गया है, ये प्रथम व प्रधान अंग है। स्वामी कहा गया है राजा को, लेकिन स्वामी लिखा हुआ है, स्वामी राजा होता है। इसमें समस्त गुण हो, इसे आनुष्की का ज्ञान हो, इसे त्रयी का ज्ञान हो,
इसे दंड नीति का ज्ञान हो, और इसे वार्ता का ज्ञान हो, यानी अर्थ का ज्ञान हो, तो ऐसे समस्त गुण हो, यानी एक राजा पूर्ण रूप से शिक्षित हो, प्रशिक्षित हो और उसे प्रत्येक विषय का ज्ञान हो, तो ऐसे गुणों का जो योग होता है उसको आत्मसम्मत बोलते हैं। यानी राजा में जो गुण है उन गुणों का योग आत्मसम्मत कहलाता है। तो ये आत्मसम्मत हो राजा। ये कहा गया है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। इसका तात्पर्य है कौटिल्य का राज्य कहीं न कहीं कल्याणकारी राज्य अवश्य है। कौटिल्य कहता है कि अगर किसी भी देश की जनता गरीब होगी तो वो जनता बिकने के लिए तैयार रहेगी और वो राज्य कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि जनता खुशहाल हो, और खुशहाल जनता है वो कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होती, वो कभी भी अपने राष्ट्र के प्रति धोखा नहीं करती। इसलिए कहा है कि राजा को अगर सुख प्राप्त करना है तो अपनी प्रजा को भी सुखी करो, यथा राजा तथा प्रजा। उसके बाद चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती राजा वो बन सकता है, कौटिल्य ने कहा, जिसमें 3 गुण पाए जाएं। ये क्वेश्चन भी 1-2 बार आया हुआ है कि जिसमें बुद्धिमता हो। देखिए ये तो प्राथमिक गुण है बुद्धिमता। दूसरा उसमें सैन्य शक्ति हो, और तीसरा वित्तीय सावधानी। बुद्धि हो, सेना हो और पैसा हो, अगर ये 3 चीजों का मिलन हो जाए तो कोई भी राजा वो चक्रवर्ती राजा बन सकता है। तो ये है चक्रवर्ती राजा जो आसपास के समस्त राज्यों को विजित कर ले, ऐसा शक्तिशाली और महत्वपूर्ण राजा चक्रवर्ती राजा कहलाता है। तो बुद्धिमता, सैन्य संगठन और वित्तीय सावधानी, ये 3 गुण मिलके और एक चक्रवर्ती राजा को खड़ा करते हैं। तो एक बार ये भी पूछा हुआ है, आत्मसम्मत क्या होता है? स्वामी किस स्वरूप का होना चाहिए? ये है, स्वामी सिर होता है, अमात्य आंख होता है। देखिए अंगों के साथ भी तुलना है कि अमात्य आंख होता है, अमात्य मंत्री है, एक महामात्य होता था जो प्रधानमंत्री हुआ करता था। इनके अलावा विभागाध्यक्ष भी है, इनके अलावा है विभागाध्यक्ष जिनको 18 प्रकार के विभाग है, 18 तीर्थ। जनपद है जंगाएं, जनपद में जनता और भूमि आती है, और जनपद की तुलना जंगा से की गई है। कई बार ये मिलान करने आते हैं कि अमात्य आंख है, जनपद जंगाएं हैं। अब एक जनपद का विभाजन किस प्रकार किया गया ये हम देखते हैं। 10 गांवों के टैक्स कलेक्शन के लिए एक इकाई बनी हुई है जिसको संग्रहण बोलते हैं। 200 गांवों को मिला के सार्वत्रिक बनाया गया है। 400 गांवों का समूह है, वो एक इकाई है, एक प्रशासनिक इकाई है, उसको द्रोणमुख कहा गया है। और 800 गांवों के ऊपर स्थानीय होता है। तो ये संग्रहण 10 गांवों के ऊपर, सार्वत्रिक 200 गांवों के ऊपर, 400 गांवों को मिला के जो इकाई बनाई गई है उसको ये पूछा हुआ है कि उसको क्या कहते हैं, उसको द्रोणमुख बोलते हैं। और 800 गांवों का एक बड़ा संगठन है वो स्थानीय कहलाता है। जैसे हम कह दें कि 33 जिलों के मिलने से राजस्थान बना है, तो ये स्थानीय है, 800 गांवों से मिलकर बनता है। ये प्रशासनिक इकाइयां हैं, प्रशासनिक विभाजन है या फिर भौगोलिक विभाजन कह लीजिए, किस प्रकार किया गया। तो संग्रहण, सार्वत्रिक, द्रोणमुख और स्थानीय, ये जनपद के विभाजन है। दुर्ग को भुजाएं कहा गया है, जो किले होते हैं ये भुजाएं हैं। दंड मस्तिष्क की तरह होता है। दंड का तात्पर्य है राजनीति, संप्रभुता और कानून और व्यवस्था, क्योंकि दंड है यही कानून व्यवस्था बनाए रखता है। ये मस्तिष्क की तरह होता है। कोष, कोष होता है खजाना, खजाने को मुख कहा गया है। मित्र या सुहृद, मित्र को सुहृद भी कहा गया है, वो ये कान है। मित्र का तात्पर्य है हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके संदर्भ में चर्चा है कि वहां हमारे संबंध कैसे हैं। तो मैं थोड़ी देर पहले आपको एक और मजेदार चीज बता रहा था कि इसका जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में वर्णित जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष है। इसलिए आप देखें इन 7 अंगों में पुरोहित की कहीं भी चर्चा नहीं है या राजगुरु की कहीं भी चर्चा नहीं है। पुरोहित जो धार्मिक मामलों का मुखिया हुआ करता था उसकी कहीं भी वर्णन नहीं, वो 7 अंगों में महत्वपूर्ण नहीं है। तो पहला अंग है स्वामी, फिर है अमात्य, फिर है जनपद, फिर है दुर्ग, दंड, कोष, मित्र। ऐसे करके 7 अंगों की चर्चा है। कई बार इन अंगों का अर्थ पूछ लिया जाता है। मित्र को सुहृद कहा जाता है, मित्र कौन होते हैं ऐसा पूछ लिया जाता है। प्रथम अंग कौन सा है, अंतिम अंग कौन सा है, अंगों को सीरीज में लगाओ, या विभिन्न अंग है उनकी
अगर हम शारीरिक अंगों के साथ तुलना करें तो वो कैसे बनते हैं। तो अब ये हमने जैविक राज्य देखा, ये जीवों जैसे अंग भी देखे हम, राज्य नहीं कि राज्य एक जीव की तरह है। वैदेशिक संबंध, वैदेशिक संबंध में दो मुद्दे पढ़ेंगे हम कौटिल्य के। एक हम पढ़ेंगे मंडल सिद्धांत, तो राज्य का सप्तांग सिद्धांत, राज्य की सामाजिक समझौते से उत्पत्ति, मैकियावेली का अर्थशास्त्र उग्र मैक्स वेबर का अर्थशास्त्र को उग्र मैकियावेलीवाद कहना, और उसके बाद वैदेशिक संबंधों में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मंडल सिद्धांत। कई बार यह पूछा जाता है कि मंडल क्या है। 12 राज्यों का, 12 राष्ट्रों का, 12 देशों का जो समूह है वो मंडल कहलाता है। और इसमें इन आपसी 12 राज्यों के संबंध हैं, ये आपस में 6 प्रकार के हो सकते हैं। तो ये बेहतर प्रवृत्तियां कहलाती है। यानी किसी भी राष्ट्र से एक देश 6 प्रकार के संबंध रख सकता है। तो 12 राष्ट्रों से अगर 6 प्रकार के संबंध रखे तो बेहतर प्रकार के संबंध रख सकता है। ये 60 गण्य नुति है, इसमें 6 अंग है, उसको 12 से गुणा करें तो बेहतर प्रवृत्तियां हैं। तो मंडल 12 राज्यों का जो घेरा है उसको बोला जाता है। इस घेरे में है कौन कौन, देखिए इस घेरे में जो मध्य में पाया जाता है वो विजिगीषु पाया जाता है। इस मंडल के मध्य में जो राज्य विस्तार का इच्छुक होता है, विजिगीषु का तात्पर्य है जो आसपास के राज्यों को विजित करके अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, ये इसके सेंटर में होता है। ये है सारी चालें चलने वाला व्यक्ति। अरी, सामने के जो बिल्कुल पड़ोसी होता है वो अरी होता है। यानी किसी भी राज्य का पड़ोसी राज्य वो हमेशा दुश्मन होता है। फिर उसके आगे जो राज्य पाया जाता है जिसकी विजिगीषु से सीधी सीमा नहीं मिलती, वो हमारे दुश्मन का दुश्मन होता है, तो हमारा मित्र होता है। तो ये सामने के कुछ राज्य हैं, अरि मित्र, अरि मित्र, मित्र का मित्र है, ऐसे करके ये 5 राज्य सामने पाए जाते हैं। पीठ के पीछे जो राज्य पाए जाते हैं उसमें पार्श्वनिग्रह और आक्रांदा आते हैं। जिस पीठ के पीछे जिस राज्य की सीमा लगती है वो शत्रु मिलेगा, वो होता है पार्श्वनिग्रह। और इस पार्श्वनिग्रह के आगे जिस विजिगीषु की सीमा नहीं मिलती वो हमारा दोस्त होगा, वो होगा आक्रांदा। तो ये पीठ के शत्रु व मित्र है। 2 प्रकार के और राज्य पाए जाते हैं, वो है मध्यम और उदासीन। मध्यम राज्य वो होता है, कई बार पूछ लेते हैं मध्यम कौन सा होता है। मध्यम वो होता है जिसकी सीमा विजिगीषु और उसके दुश्मन दोनों से मिलती है, वो मध्यम होता है। और उदासीन, उदासीन राज्य वो होता है जो विजिगीषु और अरि की सीमाओं से दूर होता है लेकिन अत्यंत शक्तिशाली होता है। तो इस घेरे में एक शक्तिशाली और देश होता है, जिसे 1900 और हम 14 से पहले अमेरिका को कह सकते हैं कि वो उदासीन राज्य था तो शक्तिशाली लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया करता था, वो उदासीन होता है। तो ये हमने मंडल सिद्धांत के 12 राज्यों की चर्चा की। अब हम 60 गुण्य नीति करेंगे। 60 गुण्य का तात्पर्य है कि एक देश दूसरे देश के साथ 6 प्रकार के संबंध रख सकता है। तो एक विजिगीषु को खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए इन 6 में से मौके के अनुसार, काल के अनुसार, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार किसी एक नीति का पालन करना चाहिए दूसरे देश के साथ। अगर वो सामने वाला देश शक्तिशाली है और हमें ये लगा कि हम इसे जीत नहीं सकते और इसे हमें खतरा भी है, तो उसे संधि कर लेनी चाहिए। अगर हमें ये लगा कि वो कमजोर हो गया है, अब हमें उसकी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, तो हमें विग्रह यानी विच्छेद कर लेना चाहिए उससे संबंधों का। यान, हमें लगा कि पड़ोसी राज्य है और हमें विस्तार करना है और अत्यंत कमजोर है, तो हमें उसके ऊपर हमला कर देना चाहिए। तो विग्रह होता है उसके साथ संबंध बिगाड़ना, लेकिन यान होता है उसमें वास्तव में आक्रमण कर देना। आसन, जब कोई 2 राज्य आपस में झगड़ रहे हो आपके आसपास, तो आप परिस्थिति अनुसार एक बार चुप हो जाएं और तटस्थ रहें। तो ये जो तटस्थता की नीति है ये आसन कहलाती है। संश्रय, कई बार आपको पड़ोसी राज्यों से या दूसरे राज्यों से खतरा पैदा हो जाते हैं, तो आपको किसी एक राज्य की शरण में जाना पड़ सकता है। तो जब भी आप संश्रय लें, शरणागत हो, कौटिल्य ये कहता है राजा को, तब आपको जब शरण लेनी तो हमेशा शक्तिशाली राजा की लेनी चाहिए, किसी राजा को। ये नहीं है कि आप शरण में भी जा रहे हो और एक कमजोर राजा की शरण में जा रहे हो। जब शरण में जा रहे हैं तो शक्तिशाली का संश्रय लो। और अंत में है द्वेदी भाव।
द्वैधी भाव का तात्पर्य ये है कि आप दो प्रकार की नीतियां अपना सकते हैं। आप संधि और विग्रह को एक साथ अपना सकते हैं कि दोस्ती भी रखें और संबंधों में बिगाड़ भी हो। जैसे कि चीन के साथ हमारे जो संबंध है वो द्वैधी भाव वाले हैं, हम आपस में दोस्त भी हैं और हम आपस में दुश्मन भी हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो ये साठगण्य नीति के 6 अंग है जिनके बारे में पूछ लिया जाता है इनका तात्पर्य क्या है। विग्रह होता है संबंध विच्छेद, और यान होता है वास्तविक आक्रमण यानी युद्ध की स्थितियां। तो कई बार इनको तरतीब से पूछते हैं कि 6 बताओ कौन कौन सी है, तो कई बार इनको आपको आगे पीछे कर्मानुसार भी लगाना होता है। संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव। ये हमने कौटिल्य के बारे में बड़ी बड़ी चर्चाएं की, बड़ी बड़ी बातें की। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। यह किसका कथन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावलीवाद का उदाहरण है, मैकियावली कम हानिकारक है। तो ये आपने देख लिया, ये कहा है जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने। कौटिल्य की दृष्टि में कौन सा कथन सही नहीं है? वे राजनीति अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे भारत में, बिल्कुल सही है। उन्हें राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरकारों से संबंधित था, बिल्कुल सही है। उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है, नहीं, ये नहीं है। उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का नहीं बल्कि नीति शास्त्र के विरुद्ध उन्होंने कौन सी परंपरा की स्थापना की थी? अर्थशास्त्र की परंपरा, राजनीतिक परंपरा की शुरुआत की थी, एथिक्स की बजाय। हाँ, ये जरूर है कि पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरत के ऊपर जोर दिया। तो ये है इसका, और न केवल जोर दिया बल्कि एक साम्राज्य बना के खड़ा भी कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में। किसने माना कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है वो शक्ति संतुलन पर आधारित है? तो ये है A.S. टेकर। चलिए, तो एक फैक्ट है। अंतर्राज्यीय संबंधों के बारे में कौटिल्य का यथार्थवादी उपागम यह मानता है कि जिस राजा की प्रजा दरिद्र और लालची है उसके बदले उस राजा पर आक्रमण करने को वरीयता देनी चाहिए जिसकी प्रजा उत्पीड़ित होती है। बिल्कुल, कौटिल्य का यह मानना है कि उत्पीड़क राजा प्रजा का समर्थन खो देगा और उसे हराना आसान हो जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए ये इसके क्योंकि लगाते ही क्वेश्चन सही हो जाता है। लेकिन का सारे नहीं होंगे, कुछ हो जाएंगे। ये ऊपर वाले की व्याख्या है, ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसे हराना आसान हो जाएगा। तो ये है इसका उत्तर। सही मिलान करें तो आप इसमें से देखिए, गणिकाध्यक्ष के बारे में जानते हैं। ये है वेश्याओं पर नियंत्रण रखने वाला। सीताध्यक्ष होता है वो होता है कृषि शास्त्री। सन्निदाता जो होता है वो होता है राज्य के भंडारगृहों का मालिक। और स्थानिक जो स्थानीय मुद्दे को 800 गांव को संभालने वाला जिलाधीश के जो समान पद होता है वो है। तो आप देखेंगे मिलान हो जाएगा। स्थानिक 1 का 2, B का 3 और 1 और 4, 2 3 1 4, ये वाला हो गया इसमें। तो ये हमने कौटिल्य के ऊपर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी कर लिए हैं कि क्या आ सकता है। तो कौटिल्य पूरा हो गया है। आपने मनोयुग पूर्व कौटिल्य को सुना समझा। कौटिल्य के ऊपर किसी भी पेपर के अंदर इसके यथार्थवाद से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है। अरविंदो घोष की चर्चा करेंगे। अरविंदो घोष मूलतः बंगाल के थे और कोलकाता के रहने वाले थे। धनी परिवार के थे, इसलिए इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा के लेके उस शिक्षा तक ब्रिटेन में हुई थी। इन्होंने ICS की परीक्षा भी पास की थी, लेकिन इन्होंने बाद में इस जो सिविल जो पद को है वो स्वीकार नहीं किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। तो वो ऐसे ही महान व्यक्तित्व के धनी हैं अरविंदो घोष, जो मूलतः बंगाली हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा ब्रिटेन में हुई है। इनके सार्वजनिक जीवन में परिवर्तन आता गया और इनके जीवन में 3 चरण आए। पहला चरण है क्रांतिकारी राष्ट्रवादी का। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी वो होता है जो बम, तलवार, हथियार, बंदूक और पिस्तौल की भाषा बोलता है
वो हिंसक क्रांति की जो चर्चा करता है वो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी होता है। जब ये लंदन में थे तो उन्होंने एक गुप्त संगठन वहां ज्वाइन कर रखा था, लंदन में शिक्षा के दौरान, लॉर्ड्स एंड डेगर, कमल व कटार के नाम से। और इस ग्रुप के सदस्यों को यह शपथ लेनी पड़ती थी कि वो भारत की आजादी के लिए काम करेंगे। तो ये युवाओं का एक संगठन था जो गुप्त रूप से लंदन में काम किया करता था, लॉर्ड्स एंड डेगर। ये बंगाल में काम कर रही जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की समिति, अनुशीलन समिति, उसके भी सदस्य थे। और इसी समिति ने अलीपुर बम कांड किया था कलकत्ता के पास, और उस वजह से फिर अरविंदो घोष को जेल भी जाना पड़ा था बाद में। पहला दौर तो ये है। दूसरा दौर है उग्र राष्ट्रवादी। उग्र राष्ट्रवादी वो होता है जो अपने राष्ट्र के लिए विरोधियों के समक्ष दृढ़ता पूर्वक अपने विचार रखता है। ये गोली और बंदूक की बात नहीं करते, हालांकि उग्रता को पसंद करते हैं। तो भारत के संदर्भ में अगर इनको समझना हो तो इनको हम गर्मपंथी कहते हैं। नरमपंथी और गर्मपंथी। नरमपंथी वो थे जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, फिरोजा मेहता है, दादा भाई नौरोजी हैं, जो अंग्रेजों को भारत के लिए शुभ मानते थे और ये प्रार्थना की, प्रतिवेदनों की और हाथ जोड़ने की नीति अपनाते थे। अरविंदो घोष तो ये तक कहते हैं इन नरमपंथियों के लिए कि ये वो लोग हैं कि जो इनके जूते मारते हैं उन्हीं जूतों की ये धूल चाटते हैं। नरमपंथियों के लिए ये कहा करते थे अरविंदो घोष। तो ये खुद गर्मपंथी थे। गर्मपंथी वो होते हैं जो हड़ताल, धरना, प्रदर्शन और ऐसे योग के द्वारा अंग्रेजों की नाक में दम किया रखते थे, वो होते हैं गर्मपंथी। गर्मपंथियों में लाल, बाल और पाल की चर्चा करते हैं। और इन्हीं में एक चौथा व्यक्ति है, वो थे अरविंदो घोष। इन्होंने एक लेखों की एक श्रृंखला लिखी थी, एक इंदु प्रकाश करके और महादेव गोविंद रानाडे। पुणे से इनका अखबार निकलता था, इंदु प्रकाश। इसमें इन्होंने लेखों की एक श्रृंखला लिखी थी, लेख लिखे थे न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। और इसमें इन्होंने भारी आलोचना की थी नरमपंथियों की, और खुद महादेव गोविंद रानाडे भी नरमपंथी ही थे। तो इसमें नरमपंथ कांग्रेसियों की आलोचना है, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। मिंटो ने यहां तक कहा है कि यह भारत का सबसे खतरनाक व्यक्ति है। तो कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि मिंटो ने किस विचारक के लिए यह कहा कि यह भारत का सबसे खतरनाक व्यक्ति है। अब हम इनका आध्यात्मिक राष्ट्रवादी अंतिम चरण है। अलीपुर बम कांड और अनुशीलन समिति से संबंध के कारण अरविंदो घोष को जेल भेज दिया गया। और जैसे अरविंदो घोष जेल से बाहर आए तो ये बोले कि जब मैं जेल में था तो एक रात मेरे समक्ष भगवान कृष्ण प्रकट हुए और मेरे हाथ में गीता दी और ये कहा कि अब तुम्हें सनातन धर्म का प्रचार करना है। यहाँ सनातन धर्म का तात्पर्य है पुराना हिंदू धर्म नहीं है या मौलिक हिंदू धर्म नहीं है। यहाँ सनातन धर्म का तात्पर्य है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, यानी अब तुम्हें भारत माता की रक्षा के लिए काम करना है। ये कह के मेरे सामने प्रकट हुए थे भगवान कृष्ण और मेरे हाथ में गीता देखे गए, ये कहा अरविंदो घोष ने। और जेल से छूटते ही और इन्होंने फिर अंग्रेजों के टेरिटरी का जितना भी भारत था उससे बाहर चले गए। उनको पता था यहाँ रहेंगे तो अंग्रेज तंग करेंगे, तो ये पौंडीचेरी चले गए, जिसको आगे पुदुचेरी बोलते हैं। और पांडिचेरी उस समय फ्रांसीसियों के नियंत्रण में था, वहाँ अंग्रेजों का राज नहीं चलता था। तो वहाँ जाके और उन्होंने फिर अपना एक आश्रम बनाया, ओरोविले आश्रम। और फिर आगे का जीवन उन्होंने 1910 से अपनी मृत्यु तक 1950 तक 40 साल तक ये ओरोविलो आश्रम से आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करते रहे। तो जीवन के प्रारंभिक दशक में ये क्रांतिकारी थे, फिर उग्र राष्ट्रवादी थे और फिर आध्यात्मिक राष्ट्रवादी थे। तो ये जीवन के 3 फेज आए अलग अलग इनके जीवन में। अब हम देखें अरविंदो पे प्रभाव किसका है। अरविंदो पे प्रभाव है विवेकानंद का। विवेकानंद से इन्होंने नव वेदांत लिया है और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद लिया है। पहले तो मैं आपको नव वेदांत बता दूं क्या है। पहले तो वेदांत बता दूं क्या है। वेदांत उपनिषदों को बोलते हैं, जहां वेदों का अंत होता है या वेदों का निचोड़ और निष्कर्ष है वो उपनिषदों के अंदर, उनको वेदांत कहा गया है। और नव वेदांत का तात्पर्य है कि वैदिक सूत्रों को
राष्ट्र की भलाई के लिए प्रयुक्त करना। उपनिषद के सूत्रों को, उपनिषद की बातों को, उपनिषद के ज्ञान को राष्ट्र की भलाई में, जन कल्याण में कैसे प्रयुक्त किया जा सकता है, इसको नव वेदांत बोलते हैं। और इसी से निकला है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की हम आगे और चर्चाएं कर लेंगे। यानी राष्ट्रवाद को अध्यात्म के साथ जोड़ देना, राष्ट्रवाद को दर्शन के साथ जोड़ देना, राष्ट्रवाद को भारतीयता और हिंदुत्व के साथ जोड़ देना, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद भारत के संदर्भ में। ये जर्मन एक विचारक हो चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण विचारक नीत्शे। इनकी एक थियरी है अति मानव। नीत्शे ने कहा था गॉड इज डेड, भगवान मर चुका है। और ये कहते हैं जब ये हम कह देंगे भगवान मर चुका है तो फिर आदमी के आगे बढ़ने के चांस उसके बाद खड़े होंगे, क्योंकि आदमी ने अभी अपनी लिमिट बना रखी है। वो कहता है कि लिमिट है, वो ईश्वर है, इसमें सब कुछ है। तो अगर ईश्वर को मार देंगे तो हम उसको लिमिट को भी पार कर जाएंगे, जो ईश्वर में है उससे ज्यादा गुणों की भी हम चर्चा करने लग जाएंगे। तो ये अति मानव का विचार जो नीत्शे से लिया है, वो अरविंदो ने सुपरमैन थ्योरी ली है, नीत्शे से प्रभावित हो गए। आगे हम चर्चा करेंगे क्या है। फिर है कार्ल लाम्प्रेख्ट। ये जर्मनी के बहुत बड़े समाजशास्त्री से, इनसे सांस्कृतिक चक्र सिद्धांत लिया है कि कैसे इतिहास आगे बढ़ता है, कैसे एक के बाद दूसरी संस्कृति आती है। ये लाम्प्रेख्ट से लिया। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा हुआ है। और हेगल से इन्होंने लिया है आदर्शवादी राष्ट्रवाद। आदर्शवादी राष्ट्रवाद का तात्पर्य है कि राष्ट्र हमारे लिए आदर्श है और हमारे विचारों का जो सर्वोच्च स्तर है, हमारे जीवन की जो अंतिम इच्छा है, वो है एक राष्ट्र के रूप में भारत का उभार, एक राष्ट्र राज्य के रूप में भारत की स्वतंत्रता, आजादी और गुलामी से मुक्ति। तो ये है कि हमारी आत्मा का सर्वोच्च स्तर है वो राष्ट्र में जाके प्रकट होता है। तो ये इन्होंने हेगल से लिया है, जो जर्मनी के बहुत बड़े समाजशास्त्री है। तो इनके ऊपर विवेकानंद का, नीत्शे का, लाम्प्रेख्ट का और हेगल, इन चारों का प्रभाव है। नीत्शे, लाम्प्रेख्ट और हेगल तीनों के तीनों जर्मन फिलोसोफर हैं और जर्मन विद्वान हैं, तीनों के तीनों। तो कई बार ये मिलान करना भी आ सकता है कि अरविंदो के ऊपर किस किस का प्रभाव है। रचनाएं, अरविंदो की जो सबसे लंबी रचना है वो है सावित्री, ए लीजेंड एंड ए सिंबल। सावित्री, देखिए आप भारतीय समाज में जब भी हमारी माताएं और बहनें जगड़ती है तो दो औरतों का वो जरूर नाम लेती है, उसमें से एक का तो पक्का ही लेती है, देखिए मैंने तेरे जैसी कितनी सती सावित्रियां। तो सावित्री को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है भारतीय समाज में। कोई भी स्त्री जब अपने चरित्र की दुहाई देती है तो वो कहती है कि ये सती सावित्री है, और जब किसी पुरुष को देना हो तो वो कहता है मैं राम की तरह हूं। तो सावित्री की चर्चा हम तब सुनते हैं जब इनके पति सत्यवान की डेथ हो गई थी, और सावित्री के चरित्र में इतना बल था कि वो फिर धर्मराज के यहां से अपनी पति को वापस ले आई थी। उनका पति जिंदा हो गया था, सत्यवान। तो सत्यवान की कथा जो लिखी है गांधी जी ने, वो तो सुकरात की कथा है, लेकिन भारत में भी सावित्री और सत्यवान की कथा चलती है, आपने अधिकांश ने सुना भी है। तो ये इनकी बहुत ही लंबी एक कविता है, द लाइफ डिवाइन, ऐसे ऑन गीता, द ह्यूमन साइकिल, की ह्यूमन साइकिल चलता कैसे, एक के बाद एक कैसे काल आते हैं, क्षण आते हैं, और द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, कैसे एक वर्ल्ड यूनियन बनेगी, कैसे ह्यूमन यूनिटी होगी, इसके लिए आदर्श क्या होंगे, ये है। ये कई बार पूछा हुआ है न्यूज़पेपर्स। एक भारत में एक न्यूज़पेपर निकलता था आजादी से पहले, बहुत पहले 1910 के आसपास, और उससे पहले वंदे मातरम के नाम से। विपिन चंद्र पाल इसके संपादक थे। जब विपिन चंद्र पाल ने इस इस्तीफा दे दिया तो ये काम संभाला फिर अरविंदो घोष ने। तो वंदे मातरम के संस्थापक नहीं है, बल्कि विपिन चंद्र पाल के इस्तीफे के बाद अरविंदो घोष ने इसका संपादन संभाला था। और ये कर्मयोगी के नाम से भी एक न्यूज़पेपर निकाला करते थे, धर्म के नाम से भी निकलता था। तो ये वंदे मातरम, कर्मयोगी और धर्म, ये जो तीन न्यूज़पेपर थे, इनका संबंध अरविंदो घोष से है। अब ह्यूमन साइकिल कैसे चलता है, तो देखिए इतिहास दो तरीके से आगे बढ़ता है।
एक कुछ लोग कहते हैं कि साइक्लिक रूप से आगे बढ़ता है, कुछ कहते हैं कि ये सीधा आगे बढ़ता है। तो एक जर्मन विचारक है कार्ल लाम्प्रेख्ट, उन्होंने संस्कृतियों का चक्र सिद्धांत दिया है कि संस्कृतियां आगे कैसे बढ़ती है, कैसे चक्कर चलता है। और उसी चक्कर से प्रेरित होकर भारत के इतिहास का जो वर्णन किया है वो किया है अरविंदो घोष ने। अरविंदो घोष कहता है कि भारत का इतिहास है उसमें जो युग के अकॉर्डिंग जो पूरा चक्कर चला वो कैसे चला। सबसे पहले प्रतीकात्मक युग आया, वैदिक युग आया जो पूर्णतः ज्ञान विज्ञान और तर्क के ऊपर आधारित था। फिर प्रकारात्मक युग आया, ये वहीं से प्रेरित है अपने लाम्प्रेख्ट से कि ये वो युग है, यानी इसको अपन बांटते हैं अगर पाश्चात्य में तो प्रतीकात्मक युग है वो तर्क और वितर्क वाला युग जो प्लेटो अरस्तु और सुकरात के समय था। फिर आया प्रकारात्मक युग, उत्तर वैदिक काल आ गया और अब जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था आ गई, यानी अब जन्म के आधार के ऊपर वर्ण व्यवस्था होगी। महिलाओं को शिक्षा से बाहर कर दिया गया, शूद्रों को जन्मजात कर दिया गया और ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित हो गया। ये वाला युग है प्रकारात्मक युग, उत्तर वैदिक काल। फिर आया परंपरागत युग, ये मध्य युग है जो जाति व्यवस्था वाला, आडंबरों वाला। और भारत के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि जाति और धर्मों के आपसी संघर्ष वाला युग है ये। और अगर हम यूरोप के संदर्भ में करें तो ये धार्मिक युग है, मध्य युग, डार्क एज है। भारत के संदर्भ में ये डार्क एज है क्योंकि इस समय आडंबर, पोंगापन थी, ये बहुत ज्यादा हावी हो गई थी। ये वाला परंपरागत युग है। फिर आया व्यक्तिवादी युग। देखिए इस युग की आप अच्छी तरह से पहचान कर सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कई बार पूछे जा सकते हैं कि कौन से युग, इनका मिलान करो आप। तो प्रतीकात्मक युग है वैदिक युग, प्रकारात्मक युग उत्तर वैदिक, परंपरागत युग जब परंपराएं हावी थी, रूढ़ियां हावी थी, ये वाला युग है जाति व्यवस्था वाला मध्य युग। फिर व्यक्तिवादी युग आया, जैसे भारत में अंग्रेज आए यहाँ उदारवाद आया। धीरे धीरे कुछ प्रकार की, हालांकि हम कह सकते हैं स्वतंत्रता आई, विज्ञान आया, लोगों में तर्क बुद्धि क्या विकास किया जाने लगा, आधुनिक युग आया और उद्योगवाद आया। इसको व्यक्तिवादी युग बोलते हैं। ये पाश्चात्य प्रभाव से ये मानिए कि 1800 के आसपास आना शुरू हुआ, 19वीं शताब्दी में ये आया। और अंत में ये कहते हैं कि आत्मनिष्ठवादी युग आएगा जिसको आध्यात्मिक युग कहते हैं। आत्मनिष्ठवादी युग या आध्यात्मिक युग, इस युग में क्या होगा, अपना देश स्वतंत्र हो जाएगा और फिर यहाँ सुपरमैन पैदा होंगे जिनके पास सुपर माइंड होगा। ये सुपरमैन होंगे, ये भगवान राम और कृष्ण की तरह होंगे या जब महापुरुषों की तरह होंगे, इनमें समस्त गुण होंगे। ये जनहित के बारे में सोचने वाले, व्यापक बुद्धि और व्यापक हृदय वाले लोग होंगे जिनमें कहीं से कोई कमी नहीं होगी। ऐसे ही महापुरुषों को सुपरमैन कहा गया है। ये आध्यात्मिक युग आएगा तब ये आएंगे, यानी अध्यात्म का इतना ज्यादा विकास हो जाएगा कि व्यक्ति तेरे मेरे स्वार्थ और व्यक्तिवाद से ऊपर उठ जाएगा और महान व्यक्ति बन जाएगा। तो ऐसे करके और 5 चरण हैं जो इन्होंने लाम्प्रेख्ट से लिए हैं और भारत के संदर्भ में इनको लागू कर दिया है। तो संस्कृतियों का चक्र जो सिद्धांत है लाम्प्रेख्ट का, उसको भारत में भी लागू किया है, वो अरविंदो घोष ने किया है। तो इसके ऊपर पूछा जाता है बहुत ज्यादा। ये मजेदार थ्योरी आध्यात्मिक नियतिवाद। पहले मैं आपको नियतिवाद बता दूं, डिटरमिनिज्म या निर्धारणवाद क्या होता है। निर्धारणवाद का तात्पर्य है कि आप पहले से ही निर्धारित कर देते हैं कि इस संसार में गतियों और परिवर्तनों का मूल कारण क्या है। ये आप पहले ही निर्धारित कर देते हैं। तो आप किसको मानते हैं? तो मैं आपको बताऊं, अगर हम निर्धारणवाद 2 प्रकार का है, एक तो है चेतन या आध्यात्मिक निर्धारणवाद या विचारात्मक नियतिवाद, और दूसरा है वो है आर्थिक निर्धारणवाद। जैसे मैंने आर्थिक निर्धारणवाद लिखा या नियतिवाद लिखा, अब आपके संदर्भ में आपके मस्तिष्क में कोई न कोई विचार उभरा होगा। आर्थिक निर्धारणवाद कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इस संसार में समस्त परिवर्तनों के और इतिहास के बदलाव में जो मूल है वो आर्थिक तत्व है। पैसा ईश्वर नहीं है, उससे कम भी नहीं है। तो परिवर्तन ईश्वर नहीं करता, परिवर्तन पैसा करता है। इस पैसे के लिए आर्थिक तत्वों के 2 वर्ग झगड़ते हैं, इतिहास आगे बढ़ता है। तो ये वर्ग संघर्ष का जो मूल कारण है
वो है आर्थिक तत्व। तो हर चीज का जो निर्धारण है वो आर्थिक तत्व करते हैं। ये है आधार, ये है बेस, नींव में आर्थिक तत्व है। उत्पादन प्रणाली है, उत्पादन के साधन है, उत्पादन के यंत्र है, इनमें को लेके झगड़े होते हैं और इतिहास आगे बढ़ता है। दूसरा है चेतन, यानी चेतना महत्वपूर्ण है, अध्यात्म महत्वपूर्ण है, विचार प्रणाली महत्वपूर्ण है। और चेतना और विचार ही हर चीज का निर्धारण करते हैं। संसार में समस्त परिवर्तनों का मूल कारण है, संसार के मूल में ये है। तो एक चेतनवाद होता है, एक जड़वाद होता है। इसी को हम चेतनवाद और विचारवाद को हम भारत के संदर्भ में आध्यात्मिक नियतिवाद बोलते हैं, कि इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो आध्यात्मिक शक्तियों की नियति की वजह से हो रहा है। वो नियत कर रहे हैं हर चीज को। इसी को हम देवी न्यायवाद कहते हैं या देवी नियतिवाद कहते हैं, कि जो कुछ हो रहा है वो देवीय कृपा से हो रहा है। आप जिसको ये कह रहे हैं कि ये संसार चल कैसे रहा है, तो हर एक चीज के मूल में वो कहते हैं कि जो परम पिता परमात्मा है, जिसको वो काली कह रहे हैं, या जो परम पिता है, इनका गतिशील क्रियाकलाप ही इतिहास है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आर्थिक साधनों के लिए वर्ग संघर्ष का इतिहास ही इतिहास है। ये कह रहे हैं कि काली का जो गतिशील क्रियाकलाप है, यानी काली जो विभिन्न प्रकार के रूप लेती है, परम पिता परमेश्वर है, जो सच्चित आनंद है, उसी के जो भांति भांति के स्वरूप और सोच और विचार है, वो ही इतिहास है। हेगल इसको इतिहास का औचित्य कहता है। पहले हम हेगल को समझेंगे, फिर हम समझेंगे अरविंदो घोष को। हेगल कहता है कि जो सिकंदर है, नेपोलियन है, सीजर है, ये सब कौन है? इनको ये लगता है कि ये इस संसार में परिवर्तन करने वाले मुख्य कर्ता है, तो लेकिन नहीं, इनके पीछे ये तो सिर्फ कठपुतलियां हैं। सूत्रधार है वो है इतिहास, क्योंकि इतिहास है वो अपनी गति निर्धारित करता है। जो विचार है वो इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। इतिहास को अंततः जाना कहाँ है? इतिहास को अंततः जर्मनी के जाना है। जब जर्मनी संसार का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र राज्य बन जाएगा, वहां तक इतिहास को जाना है। तो सिकंदर, नेपोलियन, सीजर, ये सब कठपुतलियां हैं जो ऐतिहासिक शक्तियों के सूत्रधार के हाथों संचालित हो रही है। ये स्वायत्त नहीं है, बल्कि इनसे तो करवाया जा रहा है कि आप ऐसा कीजिए। भारत के संदर्भ में हम चर्चा करें क्या है। हम कह रहे हैं कि भगत सिंह फांसी पे चढ़ गया, गांधी ने भूख हड़ताल की, जेल गए, जवाहरलाल नेहरू ने हजारों दुख सहे, पटेल ने सहे, सुभाष चंद्र बोस ने सहे, मौलाना आजाद ने सहे, चंद्रशेखर आजाद ने सहे। तो ये सब क्या है? तो ये मौलाना आजाद हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे राजगुरु हो, अशफाक उल्लाह खां हो, या महात्मा गांधी हो, या नेहरू हो, ये सब क्या है? ये हैं कठपुतलियां। काहे की? भारत माता की। इनमें स्वयं ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत माता इनको प्रेरित कर रही है। तो सूत्रधार है भारत माता, मां भारती, राष्ट्र राज्य है। वो कह रहा है कि भारत माता कह रही है कि मैं जर्जर हूं, अंग्रेज मुझे लूट रहे हैं, तो तुम मेरी रक्षा करो। तो ये उसी रक्षा करने के साधन मात्र हैं। तो साध्य कौन है? साध्य है काली, साध्य है हमारा राष्ट्र, साध्य है मां भारती। तो ये है देवी न्याय। तो इस संसार के मूल में जितनी भी गतियां हैं, उन सब के पीछे जो पाया जाता है वो सिर्फ अध्यात्म पाया जाता है, भारत की इच्छाएं पाई जाती है, भारत माता की स्वतंत्रता के विचार पाए जाते हैं। वही सबको कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गांधी और ये सारे स्वयं कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत माता इनसे ये कार्य करवा रही है। तो काली हर चीज का निर्धारण कर रही है। यही भगवत गीता में कृष्ण ने लिखा है। भगवत गीता में कृष्ण यही कहते हैं कि अर्जुन, तू ये मत सोच कि मैं युद्ध कर रहा हूं, ये तो मैं हूं जो तुम सबका संचालन कर रहा हूं। तो तू एक निमित्त मात्र है, तू साधन मात्र है, साध्य है वो कुछ और है, वो उसका मैं निर्णय करूंगा। यही है हेगल का प्रत्ययवाद और यही है इतिहास का औचित्य हेगल के अनुसार।
तो ये आध्यात्मिक नियतिवाद कि इस संसार का जो पूरा संचालन है वो आध्यात्मिक और देवीय शक्तियां और परमात्मा की शक्तियां कर रही है, ईश्वर चला रहा है पूरे संसार को, हम सिर्फ कठपुतलियां हैं। तो हम चाहे फांसी चढ़ रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, अंग्रेजों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात दुख देख रहे हैं, तो ये हम नहीं कर रहे बल्कि हमसे करवाया जा रहा है भारत माता के द्वारा। ये है आध्यात्मिक नियतिवाद। अब हम राजनीतिक दर्शन देख लें। देखिए अरविंदो के ऊपर फिलोसॉफिकल मुद्दों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कोटेशन भी आ सकती है। राजनीतिक दर्शन, एक आप जब भी पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के क्वेश्चन आंसर करें तो आमतौर पे हम ये देखते हैं, आमतौर के ऊपर, हमेशा नहीं होता, कि क्वेश्चन है ना सीरीज से आते हैं। पाश्चात्य विचारक शुरू हो गए तो फिर 5-7-10 क्वेश्चन पाश्चात्य विचारकों के ऊपर आएंगे, फिर भारतीय विचारक शुरू हो गए तो 5-7 क्वेश्चन जो बनाने हैं वो भारतीय विचारकों के ऊपर आ जाएंगे। तो आप ये करें कि आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये विचार किसका है, लेकिन आपको इतना पता है कि ये जो विचार हैं ये भले ही किसका ही हो, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो पक्का मानिए कि आपके जो क्वेश्चन आएगा वो आपके सिलेबस में से पूछा जाएगा। अब आपको ये नहीं पता चल रहा कि कोई एक कोटेशन आई भारत माता के बारे में, ऐसे परमात्मा और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के बारे में, और आपने देखा कि उसमें अरविंदो घोष लिखा हुआ है, उसमें वीर सावरकर लिखा हुआ है, उसमें विवेकानंद और दयानंद लिखा हुआ है, और आपको पता है कि वीर सावरकर, दयानंद और विवेकानंद आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप अपने आप आइडिया लगा लीजिए कि फिर कहाँ से पूछा गया है, तो अरविंदो घोष के बारे में पूछा गया। तो थोड़ा सा ये भी आप दिमाग थोड़ा सा रखें तर्क कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक कौन से आपके सिलेबस में है, कौन से भारतीय राजनीतिक विचारक आपके सिलेबस में, फिर कुछ क्वेश्चनों का उत्तर तो वैसे ही मिल जाता है आपको। अब हम अरविंदो का राजनीतिक दर्शन करेंगे। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत है। निष्क्रिय प्रतिरोध का तात्पर्य होता है कि आप अंग्रेजों का प्रतिरोध करें, उनके साथ असहयोग करें, आप उनको टैक्स नहीं दें, नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये तो अंग्रेजों का नारा था, हमारा नारा था नियंत्रण नहीं। अगर सत्ता में हमें नियंत्रण नहीं मिला तो हम आपको कोई सहयोग नहीं करेंगे। तो आप अंग्रेजों का विरोध करें, इनके खिलाफ हड़ताल करें, प्रदर्शन करें, इनको टैक्स नहीं दें, इनकी संस्थाएं छोड़ दें, इनके न्यायालय छोड़ दें, इनके स्कूल छोड़ दें और खुद के न्यायालय, संस्थान और उद्योग खड़े कर लें। ये है निष्क्रिय प्रतिरोध। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी कहते हैं। इसमें राष्ट्रवाद का प्रचार करते हुए जिस मुद्दे पे बल दिया जाता है वो आध्यात्मिक मुद्दे होते हैं। इसका तात्पर्य है कि अगर आप भारत माँ की चर्चा करेंगे तो भारत को माँ बोलेंगे और इसको शेर के ऊपर चढ़ा हुआ दिखाएंगे। फिर आप लोगों को प्रेरित करने के लिए जो भारत के महान वीर और सपूत हैं उनकी चर्चाएं करेंगे, भारतीय देवी देवताओं की चर्चा करेंगे, भारत की संस्कृति के जो उदात्त तत्व है उनकी चर्चा करेंगे, भारतीय इतिहास की जो महत्वपूर्ण हस्तियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। आप राम के बड़प्पन करेंगे, आप कहेंगे कृष्ण इतने बड़े थे। तो ऐसे करके राम के माध्यम से, कृष्ण के माध्यम से, शिवाजी के माध्यम से, महाराणा प्रताप के माध्यम से, बड़े बड़े जो हमारे और महापुरुष हो चुके हैं उनके माध्यम से जब आप राष्ट्रवाद का प्रचार करते हैं, लोगों में जोश भरते हैं और अपने सांस्कृतिक प्रतीकों को राष्ट्र के प्रतीक बना देते हैं, तो आप जैसे एक पर्टिकुलर झंडा है उसके रंग को आप राष्ट्र का झंडा बता देते हैं, तो आप कह रहे हैं कि अब आप आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का प्रचार कर रहे हैं, यानी सांस्कृतिक तत्वों को राष्ट्रवादी तत्वों के साथ मिला देना। भारत की जो परंपराएं हैं, भारत की जो रूढ़ियां हैं, भारत के जो रीति रिवाज हैं, भारत के जो देवता हैं, भारत के जो पुराने महापुरुष हैं, भारत के जो पुराने ग्रंथ हैं, भारत का जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास, गौरवपूर्ण इतिहास, उसके माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करना आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहलाता है। अरविंदो की कोटेशन है कि राष्ट्रवाद कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये तो एक धर्म है, एक सनातन धर्म है जो कब से चला आ रहा है। कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना त्याग और बलिदान किया है, चाहे वो भगवान राम हो, महापुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे अन्य कोई और देवी देवता हो, वो सब के सब इसी राष्ट्रवाद के ही प्रतीक हैं। और ये सीधा ईश्वर से आता है जो राष्ट्रवाद है, और ये अनवसर है, ये कभी खत्म नहीं होता। हजारों सैकड़ों सालों से, चाहे शिवाजी के रूप में, महाराणा प्रताप के रूप में, ये किसी न किसी रूप में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार होता आया है। ये कहना है आध्यात्मिक राष्ट्रवादियों का। लेकिन राष्ट्र और राज्य में अंतर होता है। अरविंदो घोष ये कह रहे हैं, ये राष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं, मां भारती की चर्चा कर रहे हैं, राज्य की चर्चा नहीं कर रहे। ये कहते हैं राज्य है जो सरकार संप्रभुता से मिलकर बनाए, ये तो एक बद्दी सुविधा है,
और कुछ नहीं है, ये साध्य नहीं है। हमारा साध्य है प्रत्येक व्यक्ति के मन में भारत माँ के प्रति प्रेम जागृत करना। तो इन राज्य और राष्ट्र में भी अंतर किया है। अब मानव एकता व विश्व संघ की अवधारणा, इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। ये कहते हैं कि अंत में आदमी इतना उदार हो जाएगा, उसका मस्तिष्क, उसका हृदय है, उसमें इतने उदात्त भाव भर जाएंगे, वो इतना ज्यादा विचारशील हो जाएगा, इतना ज्यादा अच्छा हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा कि फिर एक वर्ल्ड यूनियन बनेगी। इसमें सभी राष्ट्र स्वतंत्र होंगे, कोई राष्ट्र छोटा और बड़ा नहीं होगा। ये कोई शक्तियों का अखाड़ा नहीं होगा जैसे यूएनओ है और राष्ट्र संघ था, जहां राष्ट्र तो बहुत सारे सदस्य थे लेकिन कुछ राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। ऐसी व्यवस्था के अंदर भी जैसे वर्तमान में यूएनओ है वो अमेरिका के प्रभुत्व में जी रहा है, वैसा नहीं होगा विश्व संघ। विश्व संघ में सभी लोग और सभी देश समान मात्रा में पूजनीय और प्रशंसनीय होंगे। इसमें होगी मानवीय स्वतंत्रता, इसमें होगी पूर्व सभी मानवों की समानता और इसमें होगी बंधुता, इसके ऊपर आधारित होगा। संसार के समस्त देशों के समस्त नागरिक स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पूर्वक आपस में जुड़ेंगे तो विश्व संघ का निर्माण होगा। और ये कहते हैं कि आगे ये तब होगा जब आदमी का सुपर माइंड डेवलप होगा। तब कृष्ण आते हैं, सुपर माइंड कृष्ण में था। तो एक बार हजारों विद्वानों ने कहा कि हमारा जो पति है वो कौन है, कि वो है भगवान कृष्ण। तो ये है जो समस्त विधवाओं को, समस्त दुखियारी औरतों को ये कहता है कि मैं हूं आपका पति परमेश्वर। इतना व्यापक हृदय चाहिए। यहाँ पति परमेश्वर का तात्पर्य है आपका देवता, आपकी रक्षा करने वाला। तो ऐसा व्यक्ति जो सब लोगों को अपना मानता है, जिसका हृदय इतना उदार हो, उसको सुपर माइंड बोलते हैं। और जिस व्यक्ति में सुपर माइंड होगा ऐसे व्यक्ति सुपरमैन कहलाएंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से एक विकसित पुरुष और विकसित महिलाएं। और ये कैसे होंगे, ये सुपरमैन कैसा होगा? तो अरविंदो कहते हैं वैसा ही होगा कि आपको थोड़ा सा अंतर करना होगा कि एक होता है पशु और एक होता है मानव। इनमें जितना अंतर होता है उतना ही अंतर मानव और सुपरमैन और सुपरमैन में होता है। महामानव और मानव में उतना ही अंतर होगा जितना पशु और मानव के अंदर होता है। तो एक मानवों की एक उच्च आध्यात्मिक श्रेणी पैदा होगी जो साहस, शौर्य, बलिदान, त्याग, बहादुरता, इन सब मूल्यों को अपने अंदर समाहित कर लेगी। और जिनके हृदय में बहुत उदात्त भाव होंगे, विश्व बंधुत्व के भाव होंगे, ऐसे ही व्यक्ति यदि विश्व संघ का निर्माण करेंगे। तो ये सुपरमैन और सुपरमाइंड की जो थ्योरी है वो भी अरविंदो घोष की है। और ये आलोचना करते हैं व्यक्तिवाद और समाजवाद। ये कहते हैं कि व्यक्तिवाद में व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। तो ये कहते हैं व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति सिर्फ कठपुतली होता है। व्यक्ति विभिन्न समूहों का हिस्सा होता है, विभिन्न समुदायों का हिस्सा होता है, संघों का हिस्सा होता है। और यही समुदाय, समूह और संघ व्यक्ति का संचालन करते हैं, उसके लिए नियम बनाते हैं और व्यक्ति को नियमों का पालन करना पड़ता है। तो व्यक्ति का कोई स्वायत्त वजूद नहीं है। दूसरी तरफ ये समाजवाद का भी खंडन करते हैं कि समाजवाद में सरकार और राज्य हावी हो जाता है समाज कल्याण के नाम के व्यक्ति के ऊपर। तो ये भी दोनों वर्णीय नहीं है, न तो उदारवाद और न ही समाजवाद। ये था। और ये एक और बड़ी मजेदार बात कहते हैं। ये कहते हैं कि जब साम्यवाद, नाजीवाद और फासीवाद है, ये तर्क के द्वार का अंत है। तो हमने एक शब्दावली पढ़ी थी इतिहास का तर्क, अब ये पढ़ रहे हैं हम तर्क के द्वार का अंत। यानी साम्यवाद, नाजीवाद और फासीवादी जो व्यवस्थाएं हैं ये व्यक्ति की विवेकशीलता को खत्म कर देती है और व्यक्ति से ये कहती है कि तू मूर्ख है, तेरे को वही करना होगा जो हम कह रहे हैं। अगर तूने नहीं किया तो हिटलर, मुसोलिनी और स्टालिन जैसे लोग कहते हैं कि हम तेरे गोली मार देंगे। तो ये अत्याचारी व्यवस्थाएं ये तर्क के द्वार का अंत है, या स्वतंत्र विवेक, स्वतंत्र विचार प्रणाली, स्वतंत्र अध्यात्म, व्यक्ति के स्वतंत्र विचाराभिव्यक्ति समाप्त हो जाती है। तो ये साम्यवाद, नाजीवाद और फासीवादी जैसी व्यवस्थाओं को अरविंदो घोष तर्क के द्वार का अंत कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि तर्क के द्वार का अंत का तात्पर्य क्या है। ये शब्दावली किसकी है? तो अरविंदो घोष की। सुपरमाइंड, सुपरमैन वाली शब्दावली, ये आइडियल ऑफ ह्यूमैनिटी, विश्व संघ की अवधारणाएं, ये सब अरविंदो घोष की देन है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे
कि ये भारतीय दार्शनिकों का सम्राट है और एशिया यूरोप की प्रतिभा का समन्वय है, ये किसने कहा है? ये रोमारोला ने कहा है अरविंदो घोष के बारे में। इसमें एशिया और यूरोप दोनों के गुण हैं। अरविंदो के विचारों से साम्य रखने वाला कथन नहीं है। ब्रह्म तेज, क्षत्र तेज की अधिक प्रभावशाली थी। अध्यात्म इकलौता सुरक्षा वक्त राजनीति रूप से महान बनने तो उन्मुक्ति प्राप्त करने के लिए दिल से मानव उन्मुक्त होना आवश्यक, बिल्कुल सही है। अरविंदो के आदर्श के रूप में स्वायत्त मन अथवा तर्क संगत अधिकार की अवधारणा के प्रसंग रहे, यही आदर्श पश्चिमी उदारवादी दर्शन में व्यक्त हुआ है। नहीं, अरविंदो का सर मनुष्य ने तो भौतिक वस्तु का सर्वप्रति न ही महज आत्मा युक्त जीव है, तो इसका सी है। ये तो जरूर है, ब्रह्म तेज और क्षत्र तेज से अधिक प्रभावशाली था। मतलब नैतिक शक्ति है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होती है अस्त्र शक्ति की बजाय। आपका अध्यात्म ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन ये सही नहीं है कि ये स्वायत्त मन, स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद और तर्क संगत अधिकारों की नहीं चर्चा करते, बल्कि तो कर्तव्यों के ऊपर बल देते हैं। पश्चिमी उदारवाद तो इनका प्रेरणा स्रोत है ही नहीं। तो ये वाला कथन है, ये सही है। अरविंदो ने आधुनिक पश्चिम उदार व्यक्तिवादी समाज के जिस जंगली मानसिकता का चित्रण किया है, यह चित्र सीबी में किस अवधारणा के तुल्य है? तो आप कह सकते हैं इनमें से बताइए कौन सी है? तो वो है स्वतः मूलक व्यक्तिवाद। कि जैसे कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो खुद के ऊपर निर्भर हूं, समाज से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं समाज से स्वायत्त इकाई हूं, स्वतंत्र इकाई हूं। वैसा ही अरविंदो ने पश्चिम की आलोचना करते हुए कहा है, जैसी आलोचना सीबी मैकफर्सन ने की है। अरविंदो के विचारों से क्या मेल नहीं खाता? अभिवर्धित चेतना और प्रयोजनवाद, नव वेदांत, उत्कृष्ट मन और राज्य के कानून का वर्चस्व। चेतना बढ़ती जाती है और मां काली के रूप में प्रकट होती है, राष्ट्र राज्य की स्वायत्तता के रूप में प्रकट होती है। नव वेदांत लिया है, उत्कृष्ट मन, सुपर माइंड और सुपरमैन देखा है। राज्य के कानून का वर्चस्व नहीं, आदमी अपने आध्यात्मिक कानूनों से शासित होगा, स्वयं के बनाए कानूनों से शासित होगा। अरविंदो ने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद और आध्यात्मिक क्रांति का आह्वान किया। उनका यह आह्वान 3 दार्शनिक उदाहरणों पर आधारित था। उन्हें कौन सी उदाहरण उनमें से नहीं है? सच्चिदानंद अर्थात परम सत्ता सही है। परम सत्ता की गत्यात्मक अभिव्यक्ति ये भी सही है। कर्मागत उन्नति जो प्रयोजन मूलक है, इस संसार में जितनी भी गति होती है कोई न कोई प्रयोजन है, उद्देश्य है, कोई न कोई उद्देश्य जरूर है कि क्यों आखिर भगत सिंह फांसी पर चला, क्यों गांधी ने इतने सारे संघर्ष की, इनका प्रयोजन है। इतिहास की गति जो अनिवार्य रहता है भौतिक तत्वों, भौतिक नहीं आध्यात्मिक तत्वों से प्रेरित मानता है अरविंदो। तो ये इसका सही उत्तर है। तो ये हमने एक महान भारतीय राजनीतिक विचारक की चर्चा की जिनका नाम था अरविंदो घोष। तो अरविंदो घोष के कंप्लीट हो गए हैं। आपने मनोयोग पूर्वक अरविंदो के सुपरमैन, सुपर माइंड और तर्क के द्वार का अंत और अन्य शब्दावलियां सुनी। आप चाहें तो आप भी सुपरमैन और सुपरमाइंड बन सकते हैं। जरूरत है कि आप मनोयोग पूर्वक प्रयास करें। आप में भी अनंत संभावनाएं हैं, जरूरत है उन अनंत संभावनाओं को जागृत करने की। तो अब मैं एक और नए विचारक की ओर लिए चलता हूं आपको, और वो महान विचारक हैं युग पुरुष महात्मा गांधी। चर्चिल जो कि ब्रिटेन का महान प्रधानमंत्री रह चुका है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हीरो था, वो गांधी जी को नंगा फकीर कहा करता था आलोचनात्मक रूप से। और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो इतना बड़ा मस्तिष्क विचारों वाला व्यक्ति था, कहते हैं कि आज तक का सबसे जो आईक्यू वाला व्यक्ति हुआ, इंटेलिजेंट व्यक्ति, वो आइंस्टीन हुआ है। आइंस्टीन ये कहता था कि आने वाली पीढ़ी शायद ही विश्वास करे कि हार्डमास के रूप में ऐसा एक महान व्यक्ति पैदा हुआ था जो महात्मा गांधी था। तो आने वाली पीढ़ी इन मुद्दों पे विश्वास नहीं करेगी कि ऐसा महान व्यक्ति भी पैदा हो चुका है क्या। तो खैर ऐसे महान व्यक्ति थे महात्मा गांधी।
बिल्कुल निडर, सत्य के पथ के ऊपर चलने वाले। इतिहास देखते हैं, देखिए जन्म से लेके आगे तक सीधी चर्चा करते हैं। 1893 में कोई गुजराती थे, उनका कोई केस चल रहा था दक्षिण अफ्रीका में। ये ब्रिटेन में पढ़ के और बैरिस्टर बन चुके थे। बॉम्बे में वकालत किया करते थे, लेकिन वकालत चलती नहीं थी, तो बाद में ये दक्षिण अफ्रीका चले गए वकालत करने के लिए, और फिर वहाँ लगभग 20-22 साल तक रहे। और 1915 में जब भारत लौटे तो इनका एक भारतीयों के मन में इनकी एक बड़ी छवि स्थापित हो चुकी थी, यानी लोग जानते थे जब ये भारत में आए। तो जैसे बॉम्बे के तट पे उतरे तो हजारों लोग इनके स्वागत में गए थे। तो ये अनजान नहीं थे भारतीयों के लिए। जब 1915 में भारत आए तो 1893 में गए तब तो अनजान थे, लेकिन बाद में सारे भारतीय इनको जानते थे जब वापस आए दक्षिण अफ्रीका से 1915 में। 1917 में इन्होंने फिर एक चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। रामचंद्र शुक्ल इन्होंने गांधी जी से प्रार्थना की थी। चंपारण बिहार में एक जगह है, 3 कठिया प्रणाली चलती थी वहां, कि आपको जमीन के एक तीसरे हिस्से के ऊपर हर हालात में नील की खेती करनी पड़ेगी। और वो उपजाऊ हिस्सा हुआ करता था जहां किसान अपने खाद्य फसल उगाना चाहता था, गेहूं, चना, सरसों वगैरह, और अंग्रेज उसको मजबूर करते थे कि तो उस तीसरे हिस्से के ऊपर हर हालात में नील पैदा करेगा, हमें देगा नील पैदा करके। तो इस 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ बिहार के अंदर। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। ये किया इन्होंने किसानों के समर्थन में गुजरात में। 1919 में रोलेट एक्ट के खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह किया। रोलेट एक्ट के लिए हम कहते हैं इतिहास के हैं ये तो, न दलील, न अपील, न वकील, वो वाला कानून। और 1919 में उन्होंने अली बंधुओं के साथ मिलकर और खलीफा की तुर्की में वापसी के लिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तो कई बार घटनाएं पूछते हैं कि इन घटनाओं को तरतीब से लगाइए, आगे पीछे कैसे घटित हुई हैं। तो आप जब भी पढ़ें गांधी के बारे में तो गांधी के का इतिहास जो है, विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाएं हैं गांधी के जीवन से संबंधित और उनके सार्वजनिक जीवन से संबंधित, उनको आप जरूर देख लें। 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और यह नारा दिया कि स्वराज 1 वर्ष में मिल जाएगा। लेकिन हमें पता है कि 1922 में जब चोरी चौरा कांड हुआ, यूपी में, इसके बाद इन्होंने ये आंदोलन एकदम से बंद कर दिया, असहयोग आंदोलन। और काफी लोग इससे नाराज हुए थे। सुभाष चंद्र बोस भी था, सुभाष चंद्र जी बोस भी थे, मोतीलाल नेहरू भी थे, चित्तरंजन दास भी थे, ये नाराज हो गए थे इनसे। 1929-30 में फिर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, दांडी यात्रा शुरू की, नमक कानून भंग किया, नमक कानून की अवज्ञा की उन्होंने विनयता पूर्वक, और नारा दिया अभी या कभी नहीं। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया 1.5 साल बाद ही। फिर 1942 में उन्होंने अंतिम चोट की, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जेल गए और नारा दिया करो या मरो। तो ये 3 आंदोलन महत्वपूर्ण है। हालांकि 1940 का जो व्यक्तिगत सत्याग्रह वो भी हम पढ़ते हैं, लेकिन 3 आंदोलन के 3 नारे हैं, ये आप जरूर याद रखें। असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। 1932 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, पूना पैक्ट, मैकडोनाल्ड पंचाट 1932। तब तक राउंड टेबल वार्ताएं हो चुकी थी 3, और अंग्रेजों ने अंबेडकर के तर्कों से प्रभावित होकर और दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था कर दी थी, पृथक निर्वाचन, जैसा कि 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए किया गया था, वो वाली व्यवस्था। तो गांधी ने यह कहा कि इससे हिंदू धर्म में विभाजन हो जाएगा। तो गांधी ने पूना की रोदा जेल में मैकडोनाल्ड पंचाट के खिलाफ और दलितों के पृथक निर्वाचन व्यवस्था के खिलाफ भूख हड़ताल कर दी। तब फिर
गांधी और अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, पूना पैक्ट, जिसमें आरक्षण तो स्वीकार किया गया लेकिन पृथक निर्वाचन स्वीकार नहीं किया गया। तो ये था पूना पैक्ट 1932 में हुआ। और इसके बाद गांधी ने फिर दलितों का साथ काम करने के लिए, उनके कल्याण के लिए अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ बनाया। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा विशेष करके कि जैसे आएगा अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ, तो आपका फट से ध्यान जाएगा वो अम्बेडकर की तरफ जाएगा। तो आप ध्यान रखें, अस्पृश्यता विरोधी जो संघ बनाया था वो GD बिड़ला की अध्यक्षता में गांधी जी ने बनाया था, और बाद में इन्होंने इसका नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया था। ये छुआछूत के खिलाफ काम किया करता था, अस्पृश्यता के खिलाफ वो काम किया करता था और दलितों के उत्थान के लिए काम किया करता था। नाम अच्छी तरह से याद रखें, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ, क्योंकि आगे हम एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पढ़ेंगे, उसके साथ गड़बड़ नहीं हो जाएगी। तो इसको जरूर याद रखें, आप इसको हर हालात में याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रचनाएं, ये गांधी जी की रचनाएं हैं। खादी, सर्वोदय, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है जो गुजराती में लिखी हुई है, 1929 में आ गई थी। सत्याग्रह और गीता बोध, नॉन वायोलेंस इन पीस एंड वार, ऐसी एक पुस्तक है वार एंड पीस, वो लियो टोल्स्टॉय की है। हिंद स्वराज, ये इनकी प्रथम महत्वपूर्ण पुस्तक है जो 1909 में आई थी। इस पुस्तक के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिंद स्वराज के ऊपर। गांधी जी लंदन प्रवास के बाद जब वापस दक्षिण अफ्रीका लौट रहे थे, तब इन्होंने रास्ते में जहाज के ऊपर इसको लिखा था, हिंद स्वराज को। ये छोटी सी एक मजेदार सी पुस्तक है, छोटी सी। आप अगर इसको पढ़ने बैठेंगे तो 5-6 घंटे में पूरी पढ़ देंगे। ये संवादात्मक शैली में लिखी गई है, डायलॉग शैली में लिखी गई है। इसमें एक संपादक हैं जो गांधी जी हैं, वो जवाब दे रहे हैं, वो हीरो हैं, और एक हिंसक राष्ट्रवादी युवा है। वो इनसे क्वेश्चन पूछता है और गांधी उसका जवाब देते हैं। तो उसमें भारत स्वतंत्र कैसे होगा, हिंसा, अहिंसा, सत्य, इनके ऊपर चर्चा है। बंग भंग आंदोलन के ऊपर चर्चा है, भारत की आजादी के स्वरूप के ऊपर चर्चा है, स्वराज क्या है इसके ऊपर चर्चा है, संसदीय व्यवस्था क्या है इसके ऊपर चर्चा है, आधुनिक पाश्चात्य सभ्यताएं, विज्ञान, औद्योगिकरण के ऊपर चर्चा है इसके अंदर। और इसी में गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता के रूप में ब्रिटेन और इन देशों की, पाश्चात्य देशों की आलोचना करते हुए और इसे शैतानी सभ्यता कहा है। पाश्चात्य उपभोगवादी सभ्यताओं को और ब्रिटेन को उन्होंने शैतानी सभ्यता कहा। इसमें संसदीय व्यवस्था की भी आलोचना की गई है, ये बांझ और वेश्या की तरह होती है जो संसद होती है। तो ये सब कुछ वर्णन है हिंद स्वराज में। और इसमें भारत की आजादी के लिए अहिंसक मार्ग को श्रेष्ठ बताया गया है। और यहाँ जो स्वराज का तात्पर्य बताया गया है वो ब्रिटिश राज से मुक्ति नहीं है, बल्कि यहाँ हिंद स्वराज का तात्पर्य है हिंदुस्तान के अंदर लोगों का स्व के ऊपर राज, खुद के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना, खुद के भावों पे नियंत्रण स्थापित करना, ये है स्वराज का तात्पर्य है। तो इस हिंद स्वराज में क्या लिखा, ये बहुत ही बार पूछा जाता है। न्यूज़पेपर्स, इंडियन ओपिनियन, ये तब लिखा गया जब ये दक्षिण अफ्रीका में थे। हरिजन, ये भी पहले इंग्लिश में आता था। नवजीवन, ये गुजराती में आता था। तो ये है मुख्य, इनमें हिंद स्वराज पे जरूर आता है कि हिंसक राष्ट्रवाद की खिलाफत करती है, हिंसक राष्ट्रवाद को, हिंसा पे बल देती है हिंद स्वराज। तो ये गांधी जी की रचनाएं थी। ये तो था कि गांधी जी ने क्या लिखा। अब हम देखेंगे गांधी जी के ऊपर किसने क्या लिखा, ये आप जरूर याद रखें, यहां से जरूर आता है क्वेश्चन। गांधी में कई बार तो मिलान करना आ जाता है। JB कृपलानी, महात्मा एंड इज्म, EMS नंबूदरीपाद। नंबूदरीपाद केरल के CM रह चुके हैं। 1957 में भी ये CM बने थे। ये पहले CPI में थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में, बाद में CPIM से जुड़ गए थे।
तो नंबूदरीपाद जो खुद कांग्रेसी नहीं थे, इसके बावजूद उन्होंने महात्मा गांधी एंड इज्म, इज्म का तात्पर्य महात्मा गांधीज्म या गांधीज्म के ऊपर पुस्तक लिखी है। ये भी पूछा हुआ है, महात्मा एंड इज्म, नंबूदरीपाद केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा लिखी गई पुस्तक। गांधी द लास्ट फेज, प्यारे लाल नैयर जो उनके सचिव थे, गांधी जी की लास्ट फेज थी, उसमें क्या किया इन्होंने, ये सब कुछ है। इन सर्च ऑफ गांधी, रिचर्ड एटनब्रो। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या सीखा महात्मा गांधी के चरणों में रह के। इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा। ये समकालीन समय के बहुत बड़े इतिहासकार हैं रामचंद्र गुहा, बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। और रामचंद्र गुहा की दो पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक है इंडिया आफ्टर गांधी और एक है इंडिया आफ्टर नेहरू। ये दोनों ही पुस्तकें महत्वपूर्ण है, कभी मौका मिले तो आप इनको जरूर पढ़ें, रामचंद्र गुहा की पुस्तकें हैं। गांधी एंड मार्क्स, ये पुस्तक लिखी है किशोरी लाल मसरूवाला ने, KL मसरूवाला। द गुड बोटमैन, अच्छा बोटमैन, नाविक। और वाई गांधी स्टिल मैटर, गांधी क्यों मैटर करते हैं। ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें उन्हीं के पड़पोत्र हैं राजमोहन गांधी, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। उन्होंने लिखी है कि द गुड बोटमैन एंड वाई गांधी स्टिल मैटर, ये राजमोहन गांधी की पुस्तक है। तो ये विभिन्न विद्वानों ने गांधी के ऊपर जो पुस्तकें लिखी थी उनकी हमने चर्चाएं की। आश्रम, गांधी ने विभिन्न समयों में अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए 4 आश्रम स्थापित किए। पहला था फिनिक्स सेटलमेंट, जो उन्होंने जोहान्सबर्ग में 1904 में स्थापित किया। तो दूसरा था टोल्स्टॉय फोरम, ये इन्होंने सत्याग्रह के लिए प्रयोग किया था। टोल्स्टॉय फोरम 1910 ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका में। भारत में आके इन्होंने जो पहला आश्रम गांधी जी ने स्थापित किया वो कोचरब में किया था 1917 में, और ये अहमदाबाद के पास है, साबरमती नदी के तट के ऊपर कोचरब में। तो ये पहला आश्रम है कोचरब वाला, बाद में साबरमती के तट पे ले गए थे, सॉरी इसको, तो अहमदाबाद के निकट था। और 1917 में इसकी स्थापना की गई थी। कोचरब ये भारत में स्थापित पहला आश्रम है। फिर 1936 में विनोबा भावे से कहला के और इन्होंने महाराष्ट्र में सेवाग्राम आश्रम स्थापित किया। सेवाग्राम महाराष्ट्र के वर्धा में है 1936 में। ये इनका लास्ट आश्रम था जो वर्धा महाराष्ट्र में स्थापित किया गया सेवाग्राम के नाम से। कोचरब पहला आश्रम था। फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका का स्थापित पहला आश्रम था। तो ये आश्रमों की चर्चा की। अब हम गांधी के ऊपर प्रभाव किसका है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। गांधी की अहिंसा जैनवाद से प्रभावित है। विश्व बंधुत्व के जो भाव हैं वो वैष्णववाद से प्रभावित है। औद्योगिक सभ्यता के प्रति जो तिरस्कार है वो टोल्स्टॉय और रस्किन से लिया है। सविनय अवज्ञा हेनरी डेविड थोरो। टोल्स्टॉय रूस के थे, रस्किन ब्रिटेन के थे, हेनरी डेविड थोरो USA के थे। और हेनरी डेविड थोरो जब भी कोई काला कानून अमेरिका की सरकार बनाती थी उसको जरूर तोड़ते थे वो। तो विनय पूर्वक किसी कानून को तोड़ना सविनय अवज्ञा कहलाता है, कानून का पालन नहीं करना। ये थोरो से सीखा था गांधी ने। शारीरिक श्रम और सर्वोदय, जॉन रस्किन की एक पुस्तक है अनटू द लास्ट। लास्ट आदमी के लिए कुछ करना, उसका उदय करना, इसी से प्रेरित है सर्वोदय और ब्रेड लेबर। और इसी से प्रेरित है गांधी जी का ये कथन कि देखिए कोई भी श्रम के रूप से छोटा बड़ा नहीं होता। चाहे कोई नाई का काम कर रहा हो, चाहे कोई लोहार का काम करो, और चाहे कोई वकील का काम करो, काम सबके बराबर है। काम से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और टोल्स्टॉय से प्रेरित है इनका दार्शनिक या प्रशांत अराजकतावाद। अराजकतावाद का तात्पर्य था राज्य विहीन स्थिति। व्यक्ति इतना आध्यात्मिक रूप से, दार्शनिक रूप से इतना अच्छा और शांत हो जाएगा कि राज्य रूपी शक्ति की उसको आवश्यकता ही नहीं होगी।
और गोपीनाथ धवन ने भी अपनी पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन है, जीएन धवन का आप याद रखें। इसमें इन्होंने गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि किस विचारक ने गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी, फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट कहा। इनको प्रशांत अराजकतावादी भी कहते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स भी अराजकतावादी है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि साम्यवाद आएगा तो राज्य का लोप हो जाएगा। तो राज्य का जो लोप होना, समाप्त होना, एक निरंकुश सत्ता के रूप में, एक अत्याचारी सत्ता के रूप में अराजकतावाद कहलाता है। तो गोपीनाथ धवन गांधी जी को भी दार्शनिक अराजकतावादी कहते हैं। अब हम गांधी का पॉलिटिकल फिलोसफी करेंगे। अभी तो जीएन धवन कह रहे थे, हमें समझा रहे थे गांधी की पॉलिटिकल फिलोसफी। अब हम स्वयं समझेंगे द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी। साधन व साध्य की एकता, ये है महत्वपूर्ण। ये इसके ऊपर बहुत ही पूछा जाता है और इसके संदर्भ में हमें एक चर्चा और करनी पड़ेगी मैकियावेली की। मैकियावेली कहता है कि साध्य साधनों का औचित्य है, कि साधन आप कैसे उपयोग करो। अगर आपने साध्य पा लिया तो साधन हमेशा से पूजनीय होंगे, बस आप साध्य प्राप्त कर लो। तो साध्य और साधन है, ये अटूट संबंध नहीं है इनका मैकियावेली के अनुसार। मैकियावेली कहता है येन केन प्रकारेण आप उद्देश्य प्राप्त कर लो, लक्ष्य प्राप्त कर लो, साध्य प्राप्त कर लो। जिस चीज से आपने हासिल किया है अपने उद्देश्य को, वो चीज हमेशा से पूजनीय मानी जाएगी, बस आप तो सफल हो जाओ। गांधी जी कहते हैं ऐसा नहीं है। अगर आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो उस पर आम नहीं लगेंगे। आपने हिंसक तरीके से अगर स्वतंत्रता प्राप्त भी कर ली तो आप कभी भी आप एक शांति प्रिय राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो आपके अच्छे उद्देश्य के लिए अच्छे साधन भी जरूरी है। तो साधन और साध्य हैं, इनमें एकता पाई जाती है। धर्म व राजनीति का अटूट संबंध, यहां गांधी जी हमें आधुनिक विचारवादियों जैसे नहीं दिखते। हमें गांधी जी कहते हैं धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि गांधी के अकॉर्डिंग धर्म है वो पूजा पद्धति या तिलक निकालना या फिर दाढ़ी रखना या फिर कृपाण रखना, ये नहीं है। यहां धर्म का तात्पर्य है सार्वजनिक अच्छाई और नैतिकता, दूसरों के प्रति सोचना, दूसरों के सुख दुख में शामिल होना, बंधुत्व के भाव रखना, सत्य और अहिंसा का पालन करना, किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये है धर्म। धर्म ये नहीं है जिसको हम कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म के हैं या मुस्लिम हैं, ईसाई हैं। यहाँ धर्म का तात्पर्य है सार्वजनिक नैतिकता, अच्छे विचार, अच्छे कार्य, अच्छा व्यवहार। ये कहते हैं धर्महीन राजनीति मृत्यु जाल के समान है। यानी अगर आप राजनीति में नैतिक नहीं है और अच्छे नहीं है, सच्चे नहीं है, तो ये तो फिर मृत्यु के समान है। ये कहते हैं राजनीति से हमें जूझना होगा। आप ये मत कहिए कि आप राजनीति नहीं करते। राजनीति ऐसी है कि इसने हमें सांप के जकड़न की भांति जकड़ रखा है और कोई भी व्यक्ति इससे मुक्त नहीं हो सकता, चाहे वो कोई संत हो, चाहे कोई महात्मा हो, और चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कोई शिक्षक हो, कोई भी राजनीति से मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? राजनीति सतत रूप से चलने वाली गतिविधि, आप खुद से भी राजनीति करते रहते हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं राजनीति में हिस्सा नहीं लूंगा, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख आदमी नहीं है। क्योंकि देश का जो संचालन करती है, देश के जो स्वरूप का निर्धारण करती है, हमारे जीवन अच्छा होगा या बुरा होगा, ये राजनीति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को राजनीति से निर्लिप्त नहीं रहना चाहिए, ये तो मैं कह रहा हूँ। सबको सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए राजनीति में, क्योंकि यही हमारे भविष्य का निर्धारण करेगी। अब आप कह रहे हैं हम बेरोजगार हैं, हमें राजनीति से क्या मतलब है? तो नौकरी कौन देगा? सरकार देगी, और सरकार राजनीति से चलती है। तो आप समझ, राजनीति में आप जरूर भागीदारी करें। गांधी जी भी कह गए हैं कि इसने में सांप की जकड़न की भांति जकड़ रखा है, इससे जूझने की सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं है। गांधी जी कहा करते थे कि मैं राजनीतिज्ञों में धार्मिक व्यक्ति हूँ और धार्मिक व्यक्तियों के मध्य मैं राजनीतिज्ञ हूँ। मैं संत तो हूँ, लेकिन मैंने चोगा संत वाला नहीं पहन रखा, बल्कि एक छोटी सी धोती पहन रखी है। उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण कर दिया, यानी अध्यात्म और राजनीति को आपस में जोड़ दिया, नैतिकता और राजनीति को जोड़ दिया, और सत्य की प्रभु सत्ता स्थापित कर दी इन्होंने। ये पूछा जाता है गांधी के बारे में। राज्य, ये कहते हैं राज्य क्या है?
तो ये कहते हैं राज्य संगठित हिंसा का प्रतिनिधि है और कुछ नहीं है। ये व्यक्ति को अच्छा बनने से रोकता है। ये आत्माहीन यंत्र है। व्यक्ति में तो आत्मा पाई जाती है, राज्य में कोई आत्मा नहीं होती, इसकी आत्मा मरी हुई होती है, एक निर्जीव इकाई होता है ये। और ये शोषण और संगठित हिंसा का यंत्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये व्यक्ति को स्वायत्त और नैतिक और अच्छा होने से रोकता है। ये अनावश्यक बुराई है। अनावश्यक का तात्पर्य ऐसी बुराई है जिसको समाप्त किया जा सकता है, और अराजकतावादी ऐसा ही बोलते हैं। और क्या इनके राज्य में निजी संपत्ति का अस्तित्व है क्या? बिल्कुल। ये इनका राम राज्य भी अगर स्थापित हो जाए, जो इनका आदर्श राज्य है, उसमें संपत्ति रहेगी, निजी संपत्ति रहेगी, लेकिन संपत्ति का जो उपयोग है, स्वामित्व तो निजी रहेगा, उपयोग जरूर सार्वजनिक होगा। तो निजी स्वामित्व का अस्तित्व स्वीकार करते हैं गांधी जी राज्य के अंदर, ये आप ध्यान रखें। ये निजी संपत्ति को खत्म करके सार्वजनिक संपत्ति स्थापित नहीं करना चाहते, जैसे कि साम्यवादी चाहते हैं और समाजवादी चाहते हैं। तो गांधीवाद है वो निजी संपत्ति का स्वामित्व और अस्तित्व स्वीकार करता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और नई चीजें जानते हैं गांधी जी के बारे में। अब हम थोड़ी देर पहले EMS नमूद्रीपाद जी की एक किताब करके गए हैं, जो केरल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो बहुत बड़े नेता थे कम्युनिस्टों के, नमूद्रीपाद। हम पढ़ चुके हैं गांधी एंड इज्म, महात्मा गांधी एंड इज्म। इज्म का तात्पर्य गांधीज्म। क्या है गांधीज्म? क्या है गांधीवाद? महात्मा गांधी तो ये कहा करते थे कि गांधीवाद नाम की कोई चीज नहीं है। ये भी कई बार पूछा गया, किसने कहा कि गांधीवाद नाम की कोई चीज नहीं है? तो महात्मा गांधी ने स्वयं कहा। तो हम गांधीवाद को समझते हैं, हम तो मानते हैं चलो है नमूद्रीपाद की तरह। इसका राजनीति पक्ष है स्वराज। अभी हम हिंद स्वराज इनकी पुस्तक कर रहे थे, जो 1919 में छपी थी। यहां स्वराज का तात्पर्य स्व पर राज, आत्मनियंत्रण स्थापित करना, आत्म स्वामित्व स्थापित करना, खुद की प्रवृत्तियों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना। और आपने खुद के डर, भय और हिंसा पे नियंत्रण स्थापित कर लिया, खुद के असत्य के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो आप इसका तात्पर्य समस्त जगत को विजयी कर सकते हैं। गांधी जी ऐसे ही थे स्वयं भी। अब ये जो स्वराज है, ये किन चीजों से मिलके बनता है? तो स्वराज में स्वर्णिम चतुर्भुज आता है। राजनीतिक स्वराज, राजनीतिक स्वराज का तात्पर्य है एक देश के रूप में देश की स्वतंत्रता। सामाजिक स्वराज, सामाजिक भेदभाव और ऊंच नीच का अभाव। आर्थिक स्वराज, गरीबी का अभाव। और धार्मिक स्वराज, विश्व बंधुत्व वाला स्वराज, अच्छाई वाला स्वराज, धार्मिक भेदभाव की समाप्ति वाला स्वराज। तो स्वराज तब पूर्ण होता है जब एक स्वर्णिम चतुर्भुज बनता है। गांधी जी कहते हैं अगर इनमें से एक भी नहीं है तो स्वराज कंप्लीट नहीं होगा। तो स्वराज मिलता है समस्त प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों के अच्छाइयों के मिलने से। फिर गांधी जी का जो आर्थिक पक्ष है वो है न्यासीता। न्यासीता को हम ट्रस्टीशिप बोलते हैं। ये गांधी का समाज में आर्थिक समानता लाने का तरीका है। और आर्थिक कल्याण कैसे होगा, गरीबी कैसे दूर होगी, ये न्यासीता है। न्यासीता या ट्रस्टीशिप का तात्पर्य है कि गांधी जी का ये कहना है कि निजी स्वामित्व अत्यंत आवश्यक है। संपत्ति, क्योंकि संपत्ति अगर निजी स्वामित्व में नहीं है तो संपत्ति की सुरक्षा सही तरीके से नहीं होगी, उसमें वृद्धि नहीं होगी। तो संपत्ति निजी स्वामित्व में बनी रहेगी, यानी पूंजीपतियों के पास, उद्योगपतियों के साथ व्यापारियों के पास पूंजी बनी रहेगी, उनसे छीनी जाएगी। लेकिन इन पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा और उनको यह समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे पास जो भी संपत्ति है ये तुम्हारी खुद की नहीं है। इस अंबानी अडानी को यह समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे पास जो भी संपत्ति है वो तुम्हारी नहीं है, बल्कि ये संपत्ति तुम्हें समाज ने दी है सुरक्षा और वृद्धि के लिए। जैसे हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं और उसको अपनी संपत्ति सौंपते हैं, वैसे हमने ट्रस्ट करके पूंजीपतियों को हमारी पूंजी सौंपी है समाज ने। तो आप उसकी वृद्धि करते हैं, उसके पालक हैं, उसकी सुरक्षा करने वाले हैं। आप संपत्ति का उपयोग करने वाले नहीं हैं, आप सिर्फ उसके रक्षक हैं। तो जब आप संपत्ति का उपयोग करेगा कोई पूंजीपति,
तो उसका स्वामी तो होगा, लेकिन उपयोग वो सार्वजनिक भलाई में करेगा। जैसे कि शेखावाटी जो राजस्थान है, सीकर जुनू और चुरू, यहाँ बणियों ने बहुत सारे स्कूल और कॉलेज बना रखे हैं। चाहे किसी कोई उद्देश्य होगा उनका उनको बनाने के पीछे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि न्यासीता के सिद्धांत की परिणति है कि उन्होंने अपना पैसा स्कूलों के ऊपर, धर्मशालाओं के ऊपर और कॉलेज के ऊपर किया ताकि जनता का कल्याण हो सके। तो ये है न्यासीता, आर्थिक कल्याण, गरीबी दूर करने का तरीका। क्रांति नहीं बल्कि न्यासीता के द्वारा गरीबी दूर करना, आर्थिक समता की स्थापना करना। CSR, ये कॉरपोरेशन, जो कॉरपोरेट घराने हैं, तो कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कॉरपोरेट क्या होता है। कॉरपोरेट होते हैं जो बड़े पूंजीपति घराने होते हैं, उनको कॉरपोरेट घराने बोलते हैं। जैसे टाटा है, बिरला है, अडानी है, अंबानी है, विप्रो का अजीम प्रेमजी, ये सारे ये कॉरपोरेट घराने हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आजकल चलता है ये कंसेप्ट। इनको एक निश्चित टैक्स देना पड़ता है सरकार को, क्योंकि इनके कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व हैं उनको पूर्ति करने के लिए। जैसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन चलता है, जैसे बिल और ये किसका एक वो फाउंडेशन चलता है, बिल और मंडेला फाउंडेशन चलता है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन चलता है जो बच्चों को शिक्षा देता है, किताबें छापता है। तो ये CSR के तहत होते हैं, ये गांधी से प्रेरित है। और अपरिग्रह, आप उतना ही इकट्ठा करें जितने आपको आवश्यकता है। इस संदर्भ में गांधी का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि ये जो प्रकृति है, इसके पास प्रत्येक व्यक्ति का पेट भरने की व्यवस्था है, लेकिन इसके पास इतना नहीं है कि किसी एक लालची आदमी का पेट भी भर सके। यानी अगर सही बंटवारा किया जाए तो प्रकृति के खजाने में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक आदमी अगर लालची हो जाए तो पूरी धरती कम पड़ेगी। फिर तो वो ये कहेगा सारे समुद्र मेरे, सारी धरती मेरी, सारे पेड़ मेरे, और मेरे तो चंद्रमा भी दो और सूर्य भी दो। तो लालची का तो कोई नमेड़ा नहीं है। बाकी इस प्रकृति में अगर सही तरीके से वितरण हो तो संसाधनों की कमी नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति उतने का ही प्रयोग करे जितना को उसकी आवश्यकता है, उससे ज्यादा उपभोग और इकट्ठा और संग्रहण न करें। तो गांधी के आर्थिक पक्ष है न्यासीता और अपरिग्रह, सामाजिक पक्ष है सर्वोदय। ये गांधीयन समाजवाद है। सर्वोदय है सबका उदय और सबका सब प्रकार से उदय। किसी की आंख में कोई आंसू नहीं हो, कोई गरीब नहीं हो, कोई मजबूर नहीं हो, कोई बीमार नहीं हो, कोई अशिक्षित नहीं हो, कोई मजबूर नहीं हो। ये है सर्वोदय। सर्वोदय का तात्पर्य होता है सबका उदय। समाजवाद यही चाहता है कि पूरे समाज का उदय हो। तो ये गांधीयन समाजवाद है जो सर्वोदय है वो। अब कि ये सर्वोदय, ये सारी चीजें आएगी कैसे, तो गांधी कुछ और विचार करते हैं। ये है गांधीवादी क्रांति कि समाज में कैसे सुधार होगा, स्वराज कैसे आएगा। इन सब के लिए सत्याग्रह करना होगा। ये स्वराज की प्राप्ति का साधन है सत्याग्रह। सत्याग्रह में आप क्या करेंगे? सत्य के लिए आग्रह करना, आप सविनय अवज्ञा करें, आप असहयोग करें विरोधियों का, आप उनका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करें, हड़ताल करें, उपवास करें, हिजरत करें। तो ये वो माध्यम है जिनके माध्यम से सत्याग्रह किया जाता है। ये साधन है सत्याग्रह के। इनके द्वारा विरोधी के हृदय को परिवर्तित करने की कोशिश की जाती है, उसको तंग नहीं किया जाता। अहिंसा, अहिंसा और सत्य, ये दो नारे हैं गांधी जी के। ये कहते हैं अहिंसा 3 प्रकार की होती है। एक होती है जागृत अहिंसा। एक व्यक्ति में हिंसा करने की शक्ति, अत्यंत सामर्थ्यवान व्यक्ति है, उसके बावजूद वो अहिंसक बना रहता है, वो होती है जागृत अहिंसा। ये होती है वास्तविक अहिंसा। दूसरी होती है औचित्यपूर्ण, ये वीरों की है, ये वीरों की अहिंसा है। औचित्यपूर्ण ये निष्क्रिय प्रतिरोधियों की है, जो एक नीति के रूप में अहिंसा का प्रयोग करते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध, गांधी जी का तो सक्रिय प्रतिरोध है। औचित्यपूर्ण अहिंसा कि आप एक नीति के रूप में अहिंसा का प्रयोग करते हैं, यानी आप अहिंसा का प्रयोग दूसरे अपना जो विरोधी है उसको तंग करने के लिए करते हैं। उसके खिलाफ आप हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि उसकी नाक में दम किया जा सके। गांधी जी कहते हैं नहीं नहीं, अहिंसा का प्रयोग अगले के हृदय परिवर्तन के लिए किया जाए, उसके नाक में दम नहीं किया जाए।
फिर है कायरों की अहिंसा। कायरों की अहिंसा, गांधी जी कहते हैं इससे तो हिंसा ही ठीक है। फिर ऐसी नॉन वायलेंस से, काउवार्ड की नॉन वायलेंस से तो वायलेंस ही अच्छी है, हिंसा ही अच्छी है, गांधी जी का ये कहना है। ये कहते हैं ये अहिंसा वैसी है कि एक बुजदर है जिसके दांत नहीं है और वो कह रहा है कि चल मैं तेरे को नहीं काटूंगा, तेरे को माफ किया, तो उस बुजदर की, उस सांप की ऐसी अहिंसा कोई काम की नहीं है, क्योंकि काटेगा तो भी क्या कर लेगा। तो ये कायरों की अहिंसा है, ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है। अब आ गया गांधी का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, महासागरीय तरंगों का सिद्धांत। इसको हम समुद्रिक वर्त सिद्धांत बोलते हैं कि समुद्र में जैसे ये पैदा होती है ना तरंगे, ऐसे, तो ये समुद्री तरंग सिद्धांत है। इसमें सत्ता संसाधनों का बंटवारा है, ये कि कैसे होगा सत्ता का बंटवारा। तो इसके केंद्र में व्यक्ति होता है, व्यक्ति से फिर गांव बनता है, गांव से फिर जनपद बनता है, राज्य बनता है, राष्ट्र बनता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक ऐसे एक लहरें चलती है। महासागरीय तरंग सिद्धांत इस पिरामिडीय लोकतंत्र की खिलाफत करता है कि जिसमें व्यक्ति नीचे है, संस्थाएं ऊपर खड़ी हो जाती है। इसमें वर्चस्व वाली लोकतंत्र नहीं होता जिसमें आपके प्रतिनिधि आप पे नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, बल्कि इसमें जो समस्त इकाइयां हैं वो आपस में इस रूप में जुड़ी होती हैं कि एक दूसरे से स्वायत्त भी होती है और एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी होती है। जैसे लहरें होती है, लहरें की हर एक लहर का आप देखेंगे ये लहरें हैं, तो ये ए लहर है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आप देखेंगे कि एक लहर दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और साथ में देखिए इसकी स्वायत्त सत्ता भी है। तो ये एक विकेंद्रीकरण का तरीका है, सत्ता के बांटने का एक तरीका है कि आप इस हिसाब से सत्ता का निर्माण करो, सरकारों का निर्माण इस हिसाब से करो कि वो जैसे महासागर की तरंगे होती है। तो ये महासागरीय तरंगों का सिद्धांत है, ये गांधीयन लोकतंत्र को प्रकट करता है, गांधीवादी लोकतंत्र को। तो ये हमने सत्याग्रह, अहिंसा और महासागरीय तरंग सिद्धांत किया। अब हम देखेंगे गांधी जी विरोधी किस चीज के थे। गांधी जी विरोधी थे राज्य सत्ता के और समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। गोपीनाथ दवन के संदर्भ में हमने इसको देखा। ये संसदीय लोकतंत्र के विरोधी थे। ये कहना था संसद है ये बांझ है, यानी यहां से कोई ढंग का काम नहीं होता, ये वेश्या की तरह है। इसका तात्पर्य है कि आज संसद के ऊपर किसी और प्रधानमंत्री का नियंत्रण है, कल ये किसी और के नियंत्रण में चली जाएगी। तो इसकी खुद का कोई स्वतंत्र वजूद नहीं होता संसद का। ये राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के मुखिया के द्वारा और उन्हीं के हितों के लिए संचालित होने वाली संस्था है। और ये फालतू में नाटक करती है कि मैं जनता की भलाई के लिए कानून बनाती हूँ। यहाँ राजनीतिक दल खुद के फायदे के लिए कानून बनाते हैं। जनता की भलाई सेकेंडरी विषय है, प्राथमिक विषय है खुद की भलाई करना। ये दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, पार्टी लेस डेमोक्रेसी, और दलीय प्रणाली का विरोध करते हैं। इनका ये कहना है कि ये जो राजनीतिक दल होते हैं ये आपस में बैर पैदा करते हैं, सत्ता के भूखे होते हैं। तो राजनीतिक दल जनता की भलाई नहीं बल्कि सौ भलाई को प्राप्त के विरोधी हैं ये। और ये पाश्चात्य सभ्यता को शैतानी सभ्यता बोलते हैं क्योंकि ये भोगवाद को बढ़ावा देते, भोगवाद और भूख को बढ़ावा देती। तो ये गांधी जी थे, गांधी जी ने इन चीजों का विरोध किया। अब हम गांधी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गठन राज्य के संबंध में गांधी जी की धारणा से संगत है? ये वाला डी। या आप देखें राज्य अनावश्यक बुराई है। ये कहते हैं राज्य कल्याण नहीं करते तो हिंसक का साधन है। राज्य वर्ग हित का संरक्षण, इस संदर्भ में गांधी ने कुछ नहीं कहा। गांधी ने ये कहा है कि नैतिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, ये संगठित हिस्सा का प्रतीक है। ये सही है। गांधी जी ने सत्याग्रह की तकनीकों में जिन तकनीकों आध्यात्मिक औषधि बताया वो कौन सा है? वो है उपवास। कि उपवास आध्यात्मिक औषधि है, ये आपको स्वस्थ भी रखती है, आप में नैतिक बल भी पैदा करती है और आपके राजनीतिक उद्देश्यों को भी पूरा करती है। गांधी जी की स्वैच्छिक निर्धनता, वह धार्मिक राजनीति के कट्टर आलोचक कौन थे?
कि गांधी जी ये डोंगी हैं, ये कहते हैं कि मैं थोड़े से कपड़ों में साधारण जीवन जी रहा हूं, लेकिन ये जहां जाते हैं इनके ऊपर लाखों रुपए का खर्चा आता है और बिरला जैसे लोग इनका खर्चा उठाते हैं। ये कह के, और इनकी जो स्वैच्छिक निर्धनता, गांधी जी निर्धन थे नहीं, गांधी जी ने तो निर्धनता ओढ़ी थी बाद में जनता से जुड़ने के लिए। तो इसके जो भारी आलोचक हैं वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गोपीनाथ धवन ने गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा है और केजी मसरूवाला के अनुसार मार्क्सवाद में से हिंसा निकाल दें तो यह गांधीवाद होगा, पर ऐसा है नहीं। सही कथन है, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा हुआ है केजी मसरूवाला वाला कि मार्क्सवाद में से हिंसा निकाल दें तो ये गांधीवाद हो जाएगा। ये सही नहीं है, क्योंकि गांधीवाद बिल्कुल ही अलग है। अकेला हिंसा और अहिंसा के माध्यम से इनका अलग नहीं कर सकते मार्क्स और गांधी को, बल्कि मार्क्स था वो भौतिकतावादी था और गांधी थे वो आध्यात्मिकतावादी थे। गांधी ट्रस्टीशिप में विश्वास करते हैं, जबकि कार्ल मार्क्स था वो हिंसक तरीके से पूंजीवाद के उन्मूलन में विश्वास करता है, निजी पूंजी को समाप्त करना चाहता है। गांधी जी निजी पूंजी को समाप्त नहीं करना चाहते, वो तो उसके उपयोग का तरीका बदलना चाहते हैं। राजनीति व्यवस्था के संदर्भ में गांधी का अंतिम आदर्श है केंद्रीकृत ग्राम स्वराज, राज्य विहीन समाज, अहिंसक पूंजीवादी प्रजातंत्र या संसदीय उदार प्रजातंत्र। आप देखिए, लगाइए कुछ, बताइए, आप बताइए क्या होना चाहिए। राज्य विहीन समाज, यहां अगर विकेंद्रीकृत ग्राम स्वराज आता तो फिर भी सोचते, तो ये है राज्य विहीन समाज। अंत में जो राम राज्य होगा, इसका मतलब वहां कोई अपराध नहीं होगा, कोई संगठित हिंसा नहीं होगी, कोई राज्य सत्ता, पुलिस और मिलिट्री की सत्ताएं नहीं होगी व्यक्ति को डराने के लिए। गांधी के न्यायधारिता सिद्धांत को संक्षेप में कहा जा सकता है मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद। ये कहा जा सकता है इसको, ये पूंजीवाद तो होगा लेकिन चेहरा होगा वो मानवीय होगा। निर्धारणवाद, अच्छा ये कोई गड़बड़ होगी कुछ। निर्धारणवाद के बारे में गांधी की आलोचना तुलनात्मक सत्य में उनका विश्वास प्रकट करती है। इसका तात्पर्य है कि गांधी जी किसी एक चीज के निर्धारण में विश्वास नहीं करते। ये नहीं करते कि हर एक जो चीज है समाज में परिवर्तन गतियां हैं, इतिहास में गतियां, उन सब का चीज एक ही निर्धारण करती है। वो कहते हैं कि कोई एक ऐसा निरपेक्ष सत्य नहीं है। गांधी जी सत्य को सापेक्ष मानते हैं। आप मान के चलें सत्य सापेक्ष है, यानी सत्य बदलता रहता है, कोई एक निरपेक्ष सत्य नहीं है, वरना निरपेक्ष होगा सत्य तो कट्टरता आ जाती है फिर। इस कारण से वह एक समय में एक कदम उठाने के सिद्धांत में विश्वास करते थे नहीं। इस कारण वह एक समय में एक ही कदम उठाया करते थे। तो ये तो ठीक है पहले वाला। इस कारण वह एक समय में एक कदम उठाने के सिद्धांत में विश्वास करते थे। देखिए इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि एक समय में आप एक कदम नहीं उठा सकते। सत्य तुलनात्मक है तो आपको एक ही समय में कई कदम उठाने पड़ सकते हैं, ताकि जो सत्य है उसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। तो एक ही समय में कई कदम उठाए जा सकते हैं। तो ए सत्य है लेकिन आर गलत है। तो ये था कथन कारण वाला मुद्दा। सत्याग्रह आंदोलन में सामाजिक व्यवस्था की विरोधाभासी सत्यता आदर्श का पुष्टिकरण 3 चरणों में किया जाता है। कौन सा चरण उसमें शामिल नहीं है? तर्क के माध्यम से अपने विरोधियों को सहमत करना और विरोधियों से प्रत्युत्तर को आमंत्रित करना, ठीक है। आत्म पीड़ा के माध्यम से विरोधियों को आकृष्ट करना, यह भी ठीक है। ऐसे योग व सविनय विज्ञान की तकनीकों का प्रयोग करना, यह भी ठीक है। दार्शनिक राजकतावाद का समर्थन करना था अणुवादी समाज का प्रबल विरोध करना। देखिए इसका गांधी से कोई संबंध नहीं है। बाकी तो ये संबंध है कि सत्याग्रह आंदोलन को कैसे सफल बनाया जा सकता है, इसकी मूल टेक्निक क्या है। तो ये वाली तो टेक्निक है 1 2 3, लेकिन डी वाली टेक्निक उसमें शामिल नहीं है। गांधी जी ने अपनी किस पुस्तक में लिखा कि ब्रिटेन ने भारत की आत्मा को आधुनिक सभ्यता के शैतानी आत्मा से पराजित कर दिया, उसे संसदीय सरकार के भ्रमजाल में फंसा दिया है? ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया, तो आप फट से सही कर देंगे। एक बार उत्तर देना, आप क्या देते हैं इसका?
ये है हिंद स्वराज। मैं देख रहा हूं आपके उत्तर। गुड, अधिकांश ने डी लिखा है। सही मिलान नहीं है। जैनवाद से अहिंसा ठीक है, विश्व बंधु तो वैष्णववाद से बिल्कुल ठीक है। औद्योगिक सभ्यता का तिरस्कार और आदर्श व नैतिक मूल्यों के प्रति सरोकार। देखिए इसका उत्तर क्या आएगा। औद्योगिक सभ्यता का जो तिरस्कार है, उस संदर्भ में जो गांधी जी का प्रभाव है इस मुद्दे पे, वो प्रभाव है लियो टोल्स्टॉय का और रस्किन का, हेनरी डेविड थोरो का नहीं है। इसे सविनय आज्ञा लिया इन्होंने। तो सी है आदर्शवाद और नैतिक मूल्य, ये प्लेटो से प्रभावित है। इनके ऊपर रूसो की रिटर्न टू नेचर का भी प्रभाव है। तो ये हमने गांधी को किया। तो महापुरुष के रूप में गांधी जी कंप्लीट हो गए। तो आज हम इतनी ही चर्चाएं करेंगे। चर्चा तो और भी करनी थी, चर्चाएं करनी थी कुछ और विचारकों के ऊपर, जो भारतीय और महत्वपूर्ण विचारक है उनके ऊपर भी, लेकिन कुछ नौकरी की मजबूरियां हैं। उन मजबूरियों की वजह से आज हम मुद्दे को यहीं समाप्त करेंगे। आप मनोयोग पूर्वक मुझसे जुड़े रहें। आप मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझे सुनने के लिए आते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और उसके बाद भी आप मुझे सुनते रहते हैं, खूब सारे लाइक्स आ रहे हैं। अब मुझसे ये नहीं कहा जाता कि इसको आप शेयर करें, जो आपकी इच्छा हो तो करें, वरना नहीं करें। आप तो पढ़ें बस, एग्ज़ाम पास में है और दूर भी हैं, तो भी आप आज से मनोयोग पूर्वक पढ़ना शुरू कर दें। तो धन्यवाद, आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप में से कईयों तो चाय भी नहीं पी और मेरे साथ पढ़ने बैठ गए थे। आप सब कामयाब होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है और मैं आपके लिए यही दुआ करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि एक दो दिन अपनी क्लास कुछ डिस्टर्ब रहे, मैं पूरी कोशिश करूँगा रेगुलर रहे, पर एक दो दिन कुछ मजबूरियाँ हैं ट्रांसफ़र वगैरह को लेके, नियुक्तियाँ प्रतिनियुक्तियों को लेके, डेपुटेशन को लेके, तो उनकी वजह से हो सकता है कि क्लास डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन मैं आपको जल्द ही ये पूरा करवा दूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद।